नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? भाई आज मैं आपका सीएमए इंटर अकाउंट पेपर नंबर 5 का स्टडी नोट नंबर 11 स्टार्ट कर रहा हूँ और आज की क्लास के अंदर मैं स्टडी नोट नंबर 11 को खत्म कर दूंगा। तो स्टडी नोट नंबर 11 जो बेस्ड है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। हर कोई स्टूडेंट प्रैक्टिकल तो कर लेता है भाई, थ्योरी करना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। तो दोस्तों, और वो भी कंप्यूटर से रिलेटेड थ्योरी तो और थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर बेसिक थ्योरी होती तो हम कर लेते, पर कंप्यूटर से रिलेटेड थ्योरी है तो और थोड़ा मुश्किल पड़ जाती है। दोस्तों, आज इस लेक्चर के अंदर मैं आपका सीएमए इंटर पेपर नंबर 5 सीएमए इंटर अकाउंट पेपर नंबर 5 का जो हमारा स्टडी नोट है 11 स्टडी नोट 11 है, उसका कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम मैं आपको पढ़ाने जाता हूँ। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं इसकी इंपॉर्टेंस बता देना चाहता हूँ। दोस्तों, आज तक कोई एक पेपर ऐसा नहीं बना जो इस पे ना आया हो। एक पेपर भी ऐसा नहीं बना, सिंगल पेपर भी नहीं है जिस पेपर में इसका क्वेश्चन ना पूछा गया हो। और मैं आपको अभी प्रूव करके दिखाऊंगा, पेपर खोल के दिखाऊंगा कि कितना सारे एग्जाम्पल आए। बस करना कितना है जरा देखना, इतना करना है। कॉन्सेप्ट नंबर 1 दिखना है, कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 3, कॉन्सेप्ट नंबर 4, 5, 6, 7, 8 और 9 और 10, 11 कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं बस। 11 भी सारे नहीं पढ़ने, नीचे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा मैं। 11 में से हक मार के 6 पढ़ने हैं, 6 ढंग से। और वो 6 पढ़ गए ना तो आपके पक्का नंबर है भाई। देखो 11 में से 6 से 7 पढ़ने हैं बस। तो स्टार्ट करने से पहले देखो मैं आपको 2 पन्नों में खत्म करा दी, 1 पन्ना 2 पन्ना 3 पेज है बस। अगर ये वीडियो YouTube पे अपलोड है तो लिंक पर ये पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आराम से देखकर आराम से नोटिंग कर लेना है, प्रिंट आउट निकालना। 3 पेज है बस, 3 पेज पूरा कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम और एज पर स्टडी मटेरियल है। देखो मैं तो स्टडी मैट के अलावा पढ़ाता ही नहीं कुछ, और स्टडी मैट की पूरे अभी तक जितना भी सिलेबस है उसका एक एक क्वेश्चन में स्टडी मैट का कराया है। एक एक क्वेश्चन मतलब एक भी नहीं छुड़वाया। अगर छोटा है छोटा से बड़ा भी कराया है, सब कराया है सब। तो ऐसी स्टडी मटेरियल का मेरे जो नोट्स है बस थोड़ा अच्छा है, दिखने में तो अच्छा है, पर है स्टडी मटेरियल की कॉपी। ठीक, हाँ कुछ चीज है जो इररेलेवेंट है हटा दी, जो चीज रेलिवेंट है उसको डाल दिया। बहुत सही नोट्स है, आराम से उसको 3 पेज की फोटोकॉपी कराओ, प्रिंट निकालो, उसको सेव कर लो और जब जब आपको देखो तब तक स्पीड से आप वीडियो देख लीजिए। यूट्यूब पर पक्का अपलोड होगी। ठीक है मेरे दोस्तों, उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ मेरे भाई। मैंने पेपर खोला जून 19 का। जून 19 मैं बता रहा हूँ ना, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसकी इंपॉर्टेंस बतानी जरूरी होती है, नहीं तो चैप्टर को नेग्लेक्ट कर देते हैं स्टूडेंट्स। जून 19 में जो पेपर आपका पेपर पैटर्न पता ही है कैसा आने वाला है। पेपर पैटर्न जो है मैं आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 जून 19 का जो क्वेश्चन है उसमें कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का क्वेश्चन दिखाते हैं सर आपके पास। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग दिखा दूंगा, ये लो दोस्तों, ये रहा। कंप्यूटराइज स्टेट द brief factor to be considered by selecting pre-packaged accounting software। देख रहे हो, प्री पैकेज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के आपको फैक्टर्स बताने हैं सिलेक्टिंग कि प्री पैकेज सॉफ्टवेयर सेलेक्ट क्यों करें, उसके फैक्टर बताने 6 नंबर का है। आओ जरा मेरे नोट्स में, प्री पैकेज वाला कंसेप्ट मैंने कहाँ दिखाया है, ये प्री पैकेज वाला कंसेप्ट ये रहा। और प्री पैकेज के अंदर कंसिडरिंग फॉर सेलेक्टिंग ऑफ प्री पैकेज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ये कर जाओ 6 पॉइंट। आपको 100% 6 के 6 नंबर मिलेंगे। ये 6 पॉइंट लिखते ही आपको 6 के 6 नंबर मिलेंगे, पर 6 पॉइंट समझना भी तो है। मेरे एक क्वेश्चन में नोट से बाहर हो गए, मैं आपको दूसरा पेपर दिखाता हूँ। दूसरा पेपर देखो भाई, पेपर नंबर मैंने यहाँ पर आपके पास जून 18 का पेपर दिख रहा है आपको, जून 18। फिर चलते हैं नीचे, लास्ट में ही होता है मेनली। क्वेश्चन नंबर आपके पास ये रहा, डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर अकाउंटिंग पैकेज। दिख रहा है आपको, बी पॉइंट आ रहा है। हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का है और मैं आपको अपनी बुक में दिखा दूँ उसको, पर पहले दिखा देना सही रहता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ प्री पैकेज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर दिख रहा है आपको, ये 5 लिख कर आओ, 5 पेपर पूरे मिलेंगे। मैं कह रहा हूँ ना भाई, 100% स्टडी मटेरियल होगा, 100%। कुछ नहीं छूटेगा, कुछ भी नहीं, किसी हालत में नहीं छोड़ूंगा कुछ भी। पाप लग जाए तो छूट गया तो पाप, और पाप लगना नहीं चाहता मैं चाहता नहीं कि मेरे को पाप लगे। यहाँ पर भी होगा कहीं ना कहीं। कहाँ गया मेरे भाई, इधर ये रहा, ये तो ना 7 नंबर का है इस बार।
इनुमरेट एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम, कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम के एडवांटेज। 3 पेपर दिखा दिए मैंने, मैं चाहूँ तो और पेपर भी दिखा सकता हूँ, पर अब पढ़ाना भी तो है, ये तो नहीं पेपर दिखाते रहूंगा। हाँ, 3 पेपर से एक बात तो प्रूफ हो गई है कि भैया पेपर में आना ही आना है कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम के एडवांटेज। कस्टमाइज है क्या है, मैं ध्यान नहीं दिया, कस्टमाइज हो गया। एडवांटेज ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, एडवांटेज ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन पहले था स्टडी मटेरियल से, इसको हटा दिया गया है, नहीं तो मैं आपको फिर दिखा देता हूँ, आप अपने स्टडी मैट खोल के देख लीजिए। ये एडवांटेज ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है। इसकी जगह पर अब जो क्वेश्चन आप पूछ सकता है, या तो पूछेगा कस्टमाइज कंप्यूटर अकाउंटिंग पूछ लेगा, या प्री पैकेज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में पूछ लेगा एडवांटेज। अब ये पहले स्टडी मैट में था, पर अब ये हट चुका है क्योंकि पेपर पुराना है, पेपर है जून दिसंबर 18 का, मतलब 2018 का पेपर, देखो पुराना पेपर है, इस वजह से पहले 2018 में तक ये था, अब हटा दिया गया है, इसलिए इसको अब हमारे स्टडी मैट के अंदर और मेरे नोट्स के अंदर भी इसको नहीं, ठीक है, क्योंकि जब स्टडी मैट में नहीं है तो नोट्स में कैसे हो जाएगा, क्योंकि नोट्स में टोटल स्टडी मैट है, बस को थोड़ा सा समराइज और थोड़ा सा बेटर वे में दिखाया, ठीक है मेरे दोस्त। अब यहाँ तक आपको यकीन हो जाना चाहिए कि हर बार पेपर मारा है 5, 6, 7 के बीच मारा है, हर बार पेपर मारा है और 5, 6, 7 के बीच मारा है। मैं एक बार और एक और देखना चाहता हूँ क्वेश्चन नंबर, मैं जून दिसंबर 17 का मैंने पेपर खोला, 2016 सिलेबस, दिसंबर 17 को खोला और फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला खोल दिया। तो दिसंबर पुराना है, देखते हैं कौन सा पेपर आया, पुराने में क्या आया, तो बहुत ज्यादा पुराना पेपर है ये। लो भाई, कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम का सिग्निफिकेंस, और ये है, ये अभी हमारे स्टडी मैट में है, देखो सिग्निफिकेंस ऑफ कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है। हर बार पेपर में आया, बताओ कितने नंबर का आया है, मुझे बता दो सर कितने नंबर का आया है। मैंने कहा सर ये नंबर आया 5 नंबर, मतलब 5, 6, 7 नंबर का आता ही आता है भाई। और कितनी क्लास लगेगी, सिर्फ एक क्लास लगनी है, चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। और गिनती की जो मैं बात बताऊंगा, जो मैं पॉइंट बताऊंगा कि ये याद करना, ये याद करना, ये याद करना, वही याद करना, कुछ याद करने की जरूरत नहीं, ठीक है भाई। सर मैं आगे स्टार्ट करूँ, मैंने पहले ही क्लास के स्टार्टिंग में आपको इसकी इंपॉर्टेंस बता दी है, इतनी अच्छे तरीके से मैं आपको बता दूंगा कि आपको समझ में आएगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर अकाउंटिंग, आपके पास तो हटा देते हैं। लो भाई आओ भाई, स्टडी नोट नंबर 11, जो हमारी बुक का स्टडी नोट नंबर 11 है, आप जाकर देख लीजिए, बिल्कुल नोट प्रोग्राम लेके, बस यहाँ पर थोड़ा अच्छा सा लग रहा है नोट्स में, हैं जब आप इसको प्रिंटेड फोटोकॉपी कराओगे, कलर वाली कराओगे तो अच्छा लगेगा, फोटोकॉपी कराओगे तो अच्छा लगेगा, कैसे भी करा दो क्या ही फर्क पड़ रहा है भाई, पढ़ने से मतलब है, कलर से थोड़ा मतलब है। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्तों, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट नंबर 1 मैंने बताया है, वो कॉन्सेप्ट नंबर 1 है साइलेंट फ्यूचर ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम में साइलेंट फ्यूचर बता रहे हैं, साइलेंट फ्यूचर ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। भाई अगर कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम में पहले एडवांटेज डिसएडवांटेज भी थे, साइलेंट भी थे और आपके पास सिग्निफिकेंट भी थे, पर यहाँ पर आप सिग्निफिकेंट पे रह गया, एडवांटेज डिसएडवांटेज हटा दिया, आप पेपर में नहीं आएगा, मेरी गारंटी। पढ़ते हैं धीरे धीरे करके, आराम से, ज्यादा जल्दीबाजी नहीं करेंगे, आराम से पढ़ेंगे। चलिए कहता है कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम इन्वायरमेंट एग्जिस्ट व्हेन वन और मोर कंप्यूटर ऑफ any type or size are involved in the processing of any information, whether those computers are operated by entity or by the third party। क्या मतलब है? मतलब यह है कि कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम इन्वायरमेंट ऐसा बनाया है, एक एंटिटी है, एक बिजनेस है दोस्तों, उस बिजनेस के अंदर कोई कंप्यूटर का यूज हो रहा है, हर बिजनेस के आज के टाइम पे हर बिजनेस के अंदर कंप्यूटर का यूज होता है, हर बिजनेस यूज कर रहा है, हर पार्टी यूज कर रही है। आपकी कोई क्लाइंट है, वो आपका कोई क्लाइंट है या क्लाइंट है, वो भी यूज कर रहा है कंप्यूटर। विदाउट कंप्यूटर आज के जमाने में काम ही नहीं होता। कहता है कंप्यूटर एनवायरनमेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पर एक से ज्यादा कंप्यूटर होने चाहिए, एक कंप्यूटर से एनवायरनमेंट नहीं बनता। जब तक एक से ज्यादा कंप्यूटर नहीं होंगे तब तक एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल का प्रोसेसिंग होना इम्पॉसिबल है, ये कहने की कोशिश करता है। तो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम इन्वायरमेंट तभी एग्जिस्ट करेगा, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन, कैसे आप एक जगह से दूसरी जगह मेल करते हो, तो मेल करने के लिए आप क्या करते हो भैया, यहाँ पर अपने कंप्यूटर में ईमेल आईडी खोली, फोन भी खुल जाती है, तो फोन अब कंप्यूटर से कम थोड़ी ना रह गया, तो फोन भी खुल जाती है। वैसे कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में मेल भेजा, वहां पहुंच गया, तो मेल का ट्रांसफर करना, आपने बहुत सारी चीज यहाँ से डाटा लिया, वहां ट्रांसफर कर दिया। आपने टैली का डाटा लिया, टैली क्या है, टैली इज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जहां पर आप जनरल एंट्री पास करते हो एज एन अकाउंटिंग।
अकाउंट्स आप कहाँ बनाते हो? मेनली टैली के अंदर। और भी सॉफ्टवेयर है, बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। और भी आपके पास सॉफ्टवेयर बताओ कौन से? और भी सॉफ्टवेयर है बताओ। और सॉफ्टवेयर है सैप, ठीक है, बहुत से, ओरेकल, ये 4-5 सॉफ्टवेयर है जो कि आजकल आपके पास कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर चल रहे हैं, बिजनेस के अंदर। दोस्तों पहला जो पॉइंट हमें बताता है, कहता है एक कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम इन्वायरमेंट तभी एग्जिस्ट करेगा जब एक से ज्यादा कंप्यूटर होंगे। क्योंकि अगर एक कंप्यूटर हुआ मेरे भाई और बहनों, तो उससे प्रोसेसिंग अकेले कंप्यूटर क्या प्रोसेस करेगा? एक जगह से दूसरी जगह पर डाटा ट्रांसफर करना, तो एक के लिए दूसरा भी तो कंप्यूटर चाहिए ना। इसलिए कहा गया चाहे वो अलग अलग साइज के हो, चाहे वो सेम साइज का हो, चाहे वो अलग अलग टाइप का हो, चाहे सेम टाइप का हो। टाइप मतलब क्या होगा? प्रोसेसर, रैम, प्रोसेसर और रैम दोनों में डिफरेंस क्या होता है? मैं आगे जाके समझाऊं, धीरे धीरे जब आएगा आपको समझाते क्लियर करते जाएंगे। साइज और टाइप। साइज का मतलब क्या हो गया भाई? साइज का मतलब जो भी इंटरनल साइज, साइज का मतलब इतना छोटा उतना बड़ा नहीं, साइज का मतलब है इंटरनल। जैसे कि हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क क्या करती है? डाटा को स्टोर करती है दोस्तों। हार्ड डिस्क होता है जो कि डाटा को क्या करती है मेरे भाई? स्टोर करती है। अब हार्ड डिस्क का काम क्या होता है? जो भी आप डाटा, गाने, आपके पास सॉन्ग गाने वगैरह, या आपके पास कोई भी डाटा फाइल है, आपकी गेम्स वगैरह, कहां पर स्टोर होती है? कहां पर रहती है? हार्ड डिस्क के अंदर रहती है दोस्तों। तो या हार्ड डिस्क, अगर एक कंप्यूटर की हार्ड डिस्क मान लो 500 जीबी है, 500 जीबी, ठीक है, तो 500 जीबी है, तो दूसरे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क 1000 या 2 टेराबाइट, 2 टेराबाइट। अब टेराबाइट का मतलब क्या होता है? देखो 1 टेराबाइट में 1 टेराबाइट में 1040 एमबी होती है। 1 टेराबाइट में 1040 एमबी होती है। जैसे 1 मीटर में इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होते हैं, बचपन में सीखा था मैथ में। ऐसी 1 टेराबाइट में 1040 एमबी, सॉरी 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 सॉरी, एमबी नहीं, जीबी होती है भाई। 1040 जीबी होती है। और 1 जीबी के अंदर, 1 जीबी के अंदर 1040 एमबी होती है। 1040 होती है अप्रोक्सीमेटली, मुझे ध्यान नहीं, 40-80 कुछ भी होती है, 1000 से ऊपर ही होती है। और 1 एमबी के अंदर 1040 के भी होती है। तो ये क्या है? केबी, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, ऐसे चलता है। के फॉर किलोबाइट, एम फॉर मेगाबाइट, और जीबी फॉर गीगाबाइट, और टीबी फॉर टेराबाइट। और भी आगे चलते हैं तो 1 टेराबाइट का मतलब क्या हुआ? 1000 जीबी। आप अपने फोन के अंदर आपका जो नेट पैक है उसके अंदर 1.5 जीबी पर डे मिलता है। 1.5 जीबी, 1.5, आपको क्या बोल सुना? 1.5, या किसी के 2 जीबी पर डे हो गया, मान लो 2 जीबी पर डे है, तो समझो 2 जीबी 2 जीबी 2 जीबी करके 1000 जीबी जब पूछेगा तो 1 टेराबाइट माना जाएगा। तो 1000 जीबी का 1 टेराबाइट अप्रोक्सीमेटली माना जाता है। ठीक सर, ये बातें क्यों समझा रहे? ये बेसिक है सर, जब तक ये समझा रहा कंप्यूटर के अंदर खोगे कैसे आप? जो मैं बोल रहा हूँ सुनते जाओ बस। अब चाहे इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ऑटोमेटिकली आपको सारी चीज समझ में आने लगेगी, ठीक है। क्योंकि पहले कंप्यूटर पढ़ना, डायरेक्ट कंप्यूटर होना पड़ेगा, पहले बेसिक भी तो समझ आना चाहिए। तो मैं आपको समझ आ गया 1 टेराबाइट। तो टाइप्स ऑफ साइज, साइज क्या मैटर करता है? मान लो आपकी एक कंप्यूटर की हार्ड डिस्क 500 जीबी की है बस, और एक कंप्यूटर की हार्ड डिस्क 1 टेराबाइट की है। 2 टेराबाइट, 2 टेराबाइट मतलब 2000 जीबी और 500 जीबी, दैट इज द मैटर ऑफ साइज। एक कंप्यूटर की हार्ड डिस्क 500 जीबी है, दूसरी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क 1000-2000 जीबी है, इसका मतलब साइज को मैटर करता है। टाइप्स का, एक कंप्यूटर की रैम 2 जीबी रैम है, एक में 4 जीबी, एक में 8 जीबी, एक में 16 जीबी। जैसे आप मोबाइल्स में जब टाइप्स का देखते हो भाई इसमें ज्यादा रैम है, इसमें कम रैम है, ऐसी सेम कंप्यूटर में होता है दोस्तों। तो कहता है, एक मैं बहुत डिटेल में करा रहा हूँ क्योंकि एक ही बात कराना है, डिटेल में करा दो अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। आप एक बार वीडियो देखो तो आपको एक बार नोट्स पढ़ने का सारा समझ में आ जाएगा। तो डिटेल में भाई 2 क्लास लग जाए, लंबी हो जाए क्लास, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आराम सीखेंगे, जल्दीबाजी नहीं करेंगे। Computer information system environment exists when one or more computers of any type or any size, टाइप और साइज समझ में आया? किसी भी टाइप का हो, प्रोसेसर i3 प्रोसेसर है, i5 प्रोसेसर है, ड्यूल कोर प्रोसेसर है, कोर ड्यूल प्रोसेसर है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। तो प्रोसेसर क्या करता है? देखो प्रोसेसर और रैम में डिफरेंस क्या होता है ये समझते हैं थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ते हैं। रैम क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी तक तो सबको बताया भाई। रैम का मतलब क्या होता है? मान लो एक कंप्यूटर के अंदर, एक कंप्यूटर, लैपटॉप और पीसी के अंदर आप एक साथ बहुत सारी फाइल्स खोलना चाहते हो। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि आपने एक फाइल पे क्लिक करा, क्लिक करेगा तो खुल गई। जब दूसरी फाइल, 2 फाइल और खोलना चाहते हो साथ में, उसको टाइम लगता है खुलने में, हैंग करता है कंप्यूटर। क्यों करता है? क्योंकि उसमें रैम कम है। रैम क्या करता है भाई? कंप्यूटर को प्रोसेस जल्दी करवाता है, एक साथ आप बहुत सारे काम इकट्ठा कर सकते हो, ये रैम का वर्क होता है।
ये रैम का वर्क होता है कि एक साथ आप बहुत सारे काम इकट्ठा कर सकते हो। प्रोसेसर का मतलब क्या होता है, आपके कंप्यूटर की इंटरनल स्पीड को बढ़ाना। जैसे कि आप एक जगह से दूसरी जगह, आपने अपने कंप्यूटर से अपनी पेन ड्राइव के अंदर फाइल को ट्रांसफर करा, तो वहां रैम वर्क नहीं करेगी। रैम तो करेगी जो एक साथ बहुत सारी फाइल ट्रांसफर होगी, वो रैम वर्क करेगी कि एक साथ बहुत सारी फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं, पर कितनी स्पीड से होना है ये प्रोसेसर काम करेगा। आई बात समझ में नहीं आया? तो अगर रैम को बोलूं तो क्या कर सकते हैं, रैम एक साथ बहुत सारे काम करवा सकता है कंप्यूटर के अंदर, पर प्रोसेसर की अगर बात करूं तो वो जो काम एक साथ बहुत सारे करवा सकता है रैम, वो कितनी स्पीड से होना है ये प्रोसेसर करवाएगा। तो अगर आपके कंप्यूटर में दो चीज सबसे ज्यादा अच्छी है, एक रैम और एक प्रोसेसर, आपका कंप्यूटर एक साथ बहुत सारी फाइल खोल सकता है और स्पीड में खोल सकता है। डिफरेंस समझ में आ रहा है रैम और प्रोसेसर के बीच का? तो क्या है, किसी भी टाइप का, सर ये बहुत सारी बातें जो फालतू की मैं आपको बता रहा हूँ, ये फालतू की नहीं है दोस्त, आगे जाकर आपको पक्का समझ में आने वाला है। ये क्यों पहले बता रहा हूँ, आगे नहीं समझना आएगा तो आपको ये तो पता चल गया कि रैम और प्रोसेसर में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है सर, तो मैंने कहा अगर कोई भी कंप्यूटर अकाउंटिंग कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इन्वायरमेंट है, वो तभी एग्जिस्ट करेगा जब एक से ज्यादा कंप्यूटर होंगे, चाहे वो किसी भी टाइप के हो, दोनों कंप्यूटर या किसी भी साइज के हो, इन्वॉल्व इन द प्रोसेसिंग ऑफ एनी इंफॉर्मेशन। बस वो दोनों कंप्यूटर कोई ना कोई इंफॉर्मेशन को प्रोसेसिंग कर रहे हो, मतलब एक या यहाँ पर भी कोई काम चल रहा हो कंप्यूटर के अंदर, और उस वाले दूसरे कंप्यूटर के अंदर भी कोई काम चल रहा हो, प्रोसेसिंग हो रही हो, और या तो एक कंप्यूटर से दूसरी कंप्यूटर में ट्रांसफर करा जा रहा हो, या दूसरी से इस वाले में ट्रांसफर करा, मतलब कोई ना कोई काम प्रोसेस होना चाहिए। तभी चाहे वो कंप्यूटर कोई एक थर्ड पार्टी चला दे या कोई बिजनेस चला दे, हम हमेशा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं अकाउंटिंग के अंदर। ये पता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, बिजनेस ओनर आर टू सेपरेट लीगल एंटिटी, सो सेपरेट एंटिटी, अलग अलग एंटिटी मानी जाती है। तो हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे हमारा बिजनेस कंप्यूटर चला रहे हो, हमारे बिजनेस के एम्प्लॉय कंप्यूटर चला रहे हैं, या कोई थर्ड पार्टी दूसरा पार्टी कंप्यूटर चला रहा हो, चाहे कोई भी मैटर नहीं करता, बस कंप्यूटर चलना चाहिए, उसके अंदर प्रोसेसिंग होना चाहिए, उसी को हम कहते हैं कंप्यूटर इन्वायरमेंट सिस्टम। आई बात समझ में? पहला पॉइंट देखो, पहला पॉइंट देख लेंगे, एक दो बार पढ़ेंगे। कहता है कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम इन्वायरमेंट एग्जिस्ट, तभी एग्जिस्ट करेगा व्हेन वन और मोर कंप्यूटर of any type of any size are involved in a processing of any information, किसी ना किसी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हो। whether those computer are operate, कोई चला रहा हो, या तो एंटिटी बिजनेस चला रहा हो, या कोई थर्ड पार्टी चला रहा हो। क्या समझ में आया नहीं आया? तो कंप्यूटर अकाउंटिंग इन्वायरमेंट के बारे में कुछ समझना है, सिस्टम के बारे में समझना है। सिस्टम क्या है कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम? कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम एक तरीके का वो सिस्टम है, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम एक तरीके का वो सिस्टम है जहां पर एक से ज्यादा कंप्यूटर कोई ना कोई प्रोसेसिंग कर रहे हो, चाहे वो किसी भी साइज या किसी भी टाइप के हो, चाहे उसको एंटिटी चला रही हो या थर्ड पार्टी चला रही हो, डजंट मैटर, बस कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग एक से ज्यादा कंप्यूटर में होनी चाहिए। एक कंप्यूटर में होगी तो सिस्टम नहीं चलेगा, इन्वायरमेंट नहीं बनेगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं साइलेंट फीचर्स। साइलेंट फीचर्स, a computerized accounting environment will be therefore have a following silent feature। कहता नीचे दिए गए कुछ साइलेंट फीचर, देखो फीचर्स निकलते हैं डेफिनेशन से, ये थी डेफिनेशन, और इस डेफिनेशन में हमने तीन चार बातें पढ़ी। पहली बात क्या कह रहा है, द प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, जब भी इंफॉर्मेशन का प्रोसेस करा जाएगा, कोई भी काम प्रोसेस करा जाएगा कंप्यूटर के अंदर, वो हमेशा एक या एक से ज्यादा कंप्यूटर में करा जाएगा, तभी इन्वायरमेंट बनेगा। एक ही कंप्यूटर है तो क्या बात करें, इन्वायरमेंट तो तब बनता है जब एक से ज्यादा लोग होते हैं, तो इन्वायरमेंट कंप्यूटर सिस्टम में भी तब बनेगा जब एक से ज्यादा कंप्यूटर होंगे। एक कंप्यूटर के अंदर काम हुआ जब एक से ज्यादा कंप्यूटर होंगे और एक जगह से दूसरी जगह पर फाइल पर ट्रांसफर हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रही है, तो वही क्या माना जाएगा, वही साइलेंट फीचर माना जाएगा। तो कह रहा है कोई भी प्रोसेसिंग अगर होती है किसी कंप्यूटर के अंदर, विल बी वन और मोर कंप्यूटर होना चाहिए, तभी से एनवायरनमेंट सिस्टम बनेगा। एक से ज्यादा कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसिंग होनी चाहिए, पहली कंडीशन ये है। जब कंप्यूटर और कंप्यूटर, या एक कंप्यूटर या एक से ज्यादा कंप्यूटर, या तो कोई एंटिटी चलाएगी काम करेगी, या कोई थर्ड पार्टी उसको चलाएगी ऑपरेट करेगी। तो अगर एक एंटिटी है तो एक एंटिटी के अंदर एक बिजनेस है, एंटिटी मींस बिजनेस, बिजनेस के अंदर बताओ एक कंप्यूटर रहेंगे या बहुत सारे कंप्यूटर रहेंगे, बहुत सारे कंप्यूटर। अगर कोई आप मान लो आप आगे जाकर सीएमए बन जाओगे, तो सीएमए बनने के बाद आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट बनने के बाद प्रैक्टिस करोगे और अकेले बंदे आप काम करो, क्या आपको बहुत सारे कंप्यूटर चाहिए? सिंगल कंप्यूटर आपके काम का सिंगल कंप्यूटर, या तो थर्ड पार्टी चला ले, या कोई बिजनेस चला ले, या एक कंप्यूटर चला ले, या एक से ज्यादा कंप्यूटर चला ले। तो बताओ एक इन्वायरमेंट सिस्टम के लिए कितने कंप्यूटर होने चाहिए? आप कहोगे एक से ज्यादा होने चाहिए। बताओ उसको कौन ऑपरेट करेगा, या तो थर्ड पार्टी या फिर एंटिटी। दो बातें बताई मैंने आपको, एक कंप्यूटर सिस्टम एनवायरनमेंट के लिए कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम एनवायरनमेंट तभी एग्जिस्ट करेगा जब एक से ज्यादा कंप्यूटर होंगे और उसको ऑपरेट बाय द एंटिटी करेगी या फिर थर्ड पार्टी करेगी। क्लियर है? द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बेसिकली
हमारे अकाउंटेंसी के अंदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कौन सी होती है मेरे भाई और बहनों? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बाय द कंप्यूटर इज डन विद द हेल्प ऑफ वन और मोर सॉफ्टवेयर। क्या इसको बताना चाह रहा हूं मैं आपको? कहता है अगर आप कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में करना चाहते हो, कोई भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाना चाहते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना चाहते हो किसी कंप्यूटर के अंदर, तो वहां पर एक या एक से ज्यादा सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। जैसे कि बहुत फेमस जो सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्यूटर में, वो टैली सॉफ्टवेयर है, ओरेकल है, आपके पास बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, इसके बारे में पढ़ सकते हो, और आपके पास सैप। ये चार ऐसे सॉफ्टवेयर है जो फेमस सॉफ्टवेयर है, और इनमें सबसे ज्यादा जो जनरली फेमस है छोटे छोटे बिजनेसमैन, हर कोई बिजनेसमैन, मतलब अगर टोटल बिजनेस में जो छोटे छोटे बिजनेसमैन होते हैं वो टैली सॉफ्टवेयर का यूज ज्यादा करते हैं, टैली सॉफ्टवेयर का यूज ज्यादा करते हैं, इसके अंदर सब कुछ मिल जाता है और सस्ता होता है थोड़ा, ठीक है। बाकी ओरेकल, सैप वगैरह थोड़े महंगे होते हैं सॉफ्टवेयर, थोड़ी बड़ी बड़ी कंपनीज इसका यूज करती है क्योंकि इनके अंदर बहुत सारी चीजें डालती है, डाटा बहुत जल्दी स्टोर हो जाता है, बेनिफिट्स मिलते हैं भाई, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो कहता है कि आपको अगर आपको अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर करनी है, द प्रोसेसिंग ऑफ फाइनेंशियल बाय द कंप्यूटर, अगर कंप्यूटर के अंदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन करना चाहते हो, कोई प्रोसेस करना चाहते हो, तो आपको एक या एक से ज्यादा सॉफ्टवेयर की जरूरी नहीं है एक से ज्यादा ही हो, एक भी चलेगा, यहाँ पे लिखा है वन, या तो एक होगा तब भी टैली चल रहा है, टैली में मेरा काम हो रहा है तो मैं क्यों दूसरा सॉफ्टवेयर लूं भाई, या फिर टैली में काम नहीं हो पा रहा तो दूसरा सॉफ्टवेयर भी लेना जरूरी हो रहा है, तो एक या एक से ज्यादा सॉफ्टवेयर में अंदर आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को भी प्रोसेस कर सकते हो कंप्यूटर में, ठीक। द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर अकाउंटिंग सिस्टम मे बी एन एक्वायर्ड सॉफ्टवेयर और मे बी डेवलप्ड स्पेशली फॉर द बिजनेस। बिल्कुल सिंपल क्या है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर अकाउंटिंग सिस्टम, क्या मतलब है? कहता है आपका एक बिजनेस है, आपका एक बिजनेस है, तो अपने बिजनेस के अंदर अगर आप अकाउंटिंग करना चाहते हो तो या तो आपको सॉफ्टवेयर को एक्वायर करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, या आपको अपने बिजनेस के हिसाब से सॉफ्टवेयर को बनाना। दो बातें, अगर आप अपने बिजनेस के अंदर कंप्यूटर में अकाउंटिंग प्रोसेस करना चाहते हो, अकाउंटिंग करना चाहते हो, तो या तो आपको सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ेगा, एक्वायर करना पड़ेगा, या अपने बिजनेस के हिसाब से सॉफ्टवेयर को डेवलप कराना पड़ेगा। तो यही तो सिस्टम है दोस्तों, यही तो साइलेंट फीचर है। तो कंप्यूटर के अंदर एक से ज्यादा कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसिंग होनी चाहिए, ऑपरेट बाय द एंटिटी और बाय द थर्ड पार्टी होना चाहिए। तीसरा आपके पास जो महत्वपूर्ण है, जो फाइनेंशियल पोजीशन परफॉर्मेंस होती है कंप्यूटर की, कंप्यूटर के अंदर जो फाइनेंशियल पोजीशन अगर बनाना हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर बनानी होती है, तो वो आपको उसके लिए एक से ज्यादा सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आप जो सॉफ्टवेयर में आप कंप्यूटर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर खरीदोगे, या तो खरीदना पड़ेगा या तो उसको डेवलप कराना पड़ेगा अपने स्पेसिफिक बिजनेस के लिए। मेरा बिजनेस है, मेरा थोड़ा बड़ा बिजनेस है मान लेते हैं, मैं चाहता हूं यार मैं अपने हिसाब से, अपने बिजनेस के हिसाब से मैं चाहता हूं जब भी मेरे इस सॉफ्टवेयर में से कोई भी डॉक्यूमेंट इशू हुआ, मेरे बिजनेस का नाम आए नीचे और यहाँ पर मेरे फोन नंबर वगैरह, बिजनेस के टेलीग्राम ईमेल वगैरह आए, तो ऐसे चाहता हूँ। तो कि जनरली अगर जो सॉफ्टवेयर होंगे, आप कहीं बाहर से मार्केट से खरीदने जाओगे सॉफ्टवेयर, तो आपका बिजनेस करो तो जनरली पब्लिक के लिए बनाया गया, पर अगर आप खुद से डेवलप करना चाहते हो तो आप कुछ भी ऐड करा सकते हो, अपने बिजनेस का नाम, अपने सब कुछ को कर सकते हो, कोई भी डॉक्यूमेंट में बिजनेस की सिग्नेचर हो जाएंगे, बिजनेस की स्टैंप लग जाएगी, तो वो कुछ भी लगवा सकते हो, तो डेवलप। कहता है एक्वायर्ड सॉफ्टवेयर मे बी कंसिस्ट ऑफ स्प्रेडशीट पैकेज और मे बी प्री पैकेज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। ये दो लाइन क्या होती है, स्प्रेडशीट पैकेज और प्री पैकेज अकाउंटिंग, स्प्रेडशीट पैकेज और प्री पैकेज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ये दोनों बात मैं आगे जाकर आपको सिखाऊंगा, अभी के लिए 5 पॉइंट अभी छोड़ दें, ठीक है। तो हमने कहा पहला हमारा क्या है, साइलेंट फीचर ऑफ कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर। तो मैं अगर क्विकली रिवाइज कर रहा हूं तो आप करोगे, आप कहोगे सर कंप्यूटर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एनवायरनमेंट एग्जिस्ट तभी करेगा जब एक से ज्यादा कंप्यूटर होंगे, किसी भी साइज और किसी भी टाइप के चलेंगे, बट उसके अंदर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग होनी चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होनी चाहिए, तो एक जगह से दूसरे का ट्रांसफर करो या उसी के अंदर काम करो। साथ में ये कंप्यूटर कोई भी चला सकता है, एंटिटी हो या फिर कोई थर्ड पार्टी चला सकती है। अगर मैं इसकी साइलेंट फीचर की बात करूं तो एक से ज्यादा कंप्यूटर होनी चाहिए। दूसरा, कंप्यूटर ऑपरेट बाय द एंटिटी और द थर्ड पार्टी। तीसरा, एक या एक से ज्यादा सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी जिसमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को डालना पड़ेगा, उसके सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन चाहिए। और तीसरा, या तो आप ये सॉफ्टवेयर खरीदोगे या अपने बिजनेस के लिए डेवलप करवाओगे। और चौथा, या तो ये सॉफ्टवेयर प्री पैकेज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होंगे या फिर स्प्रेडशीट होंगे। अभी क्या होता है दोनों में डिफरेंस, बात सीखेंगे। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्लियरिटी का समझ में आ गया भाई, क्या था इसके अंदर, कुछ भी नहीं था, क्लियर आया समझ में और ऐसे यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे, 2 क्लास लगा लेंगे पर समझते तो ढंग से। कहता है कॉन्सेप्ट नंबर 2 कहता है सिग्निफाई मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंस। कहता है कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम की क्या इंपॉर्टेंस है।
सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है दोस्त? इंपॉर्टेंस होता है। कहता है पहले जो 5 इंपॉर्टेंस लिख के आओ, उसके अंदर कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती दोस्तों, सब लास्ट से पढ़ेंगे। सबसे पहले इतनी अच्छी इंपॉर्टेंस है इसकी कि इसके अंदर आप अगर जनरल एंट्री पास कर दो, कभी आपने टैली सॉफ्टवेयर चलाया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने यहाँ पर टैली सॉफ्टवेयर चलाया होगा, तो आपने देखा होगा, और जिसने नहीं चलाया वो आगे जाके चलाएगा अपनी ट्रेनिंग के अंदर, वो चलाएगा ही चलाएगा, उसके बिना तो ऐसा कहीं ट्रेनिंग होती नहीं जहाँ पर टैली सॉफ्टवेयर ना चलाया गया हो दोस्तों। ठीक है, तो जब भी आप अपने टैली सॉफ्टवेयर चलाओगे या कभी देखना आप यूट्यूब में भी टैली सॉफ्टवेयर चलाने का तरीका है। हमने बचपन सीखा था कि हम जनरल एंट्री पास करते हैं, फिर हम ट्रायल बैलेंस मेंटेन करते हैं, फिर जनरल एंट्री पास करने के बाद लेजर अकाउंट बनता है, ट्रायल बैलेंस बनते हैं, ट्रायल बैलेंस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, बैलेंस शीट बनती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनती है, और ये सब बनाते हैं हम मैनुअली बनाते थे अकाउंटिंग के अंदर, यारी वाली के अंदर सीखते आए हैं, फाउंडेशन के अंदर भी सीखा है। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर हम कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम का यूज करें, मतलब हम कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम का यूज करें, इसका मतलब ये होगा अगर हम सॉफ्टवेयर लेंगे तो अगर हम बस हमें जनरल एंट्री और लेजर के नाम डालने होते हैं। टैली सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है, आपको बस जनरल एंट्री पास करनी है, आपको जनरल, जैसे राम अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट आ गया, मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू राम या राम टू कैश करके अगर कोई एंट्री पास करी, तो आप एक राम का अकाउंट लेजर अकाउंट ओपन करोगे, राम नाम का अकाउंट ओपन कर दोगे, कैश नाम का अकाउंट ओपन कर दोगे, बैंक नाम का अकाउंट ओपन कर देगा, बस लेजर, जनरल टू लेजर अपने आप पोस्टिंग, जर्नल टू लेजर अपने आप पोस्टिंग, लेजर टू ट्रायल बैलेंस अपने आप बनेगा, ट्रायल बैलेंस से पीएनएल और बैलेंस शीट अपने आप बनेगी, और कैश फ्लो स्टेटमेंट भी अपने आप बनेगी, रेशियो भी अपने आप आएगी। और बताओ सर, सब अपने आप हो जाएगा अगर हमने कोई कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम का यूज कर लिया। इसलिए कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम, देखो एक होता है मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम जो हम मैनुअली करते थे। मैनुअली में डिसएडवांटेज क्या है, हमें हाथ से लिखना पड़ता था और एरर का भी दिक्कत आती है, इसमें हम एप्लीकेशन ऑफ एरर पढ़ते हैं। अब कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम में क्या कहता है, कहता है आप अकाउंटिंग करते वक्त कंप्यूटर का यूज करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अकाउंटिंग करते वक्त मैनुअली अकाउंटिंग कर रहे हैं तो आपको दिक्कत आएगी बहुत ज्यादा, तो टाइम कंज्यूमिंग है, डिसएडवांटेज क्या है, तो टाइम कंज्यूमिंग है, और दूसरा सर वो एक्यूरेसी भी ढंग से नहीं बता पाएगा, एक्यूरेसी मतलब सही नहीं बता पाएगा, अरिथमेटिक एक्यूरेसी नहीं बताएगा, नंबर्स में गलती कर सकता है। हो सकता है कि कभी कभी देखो हमने करा हुआ है, कभी कभी बैलेंस शीट ही मैच नहीं होती, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बैलेंस शीट मैच हो जाए तो बात है, ठीक है, हाँ कभी कभी हो भी जाती है, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं होती, हो भी जाती है, और बड़े क्वेश्चन आते तो नहीं होती। ठीक, तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कि अगर हम मैनुअली अकाउंट्स बनाए या कंप्यूटराइज अकाउंटिंग बना ले, तो हम कहते हैं कंप्यूटराइज करा लो, क्योंकि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या होता है, ऑटोमेटिक बैलेंस शीट बनती है, ऑटोमेटिक इनकम स्टेटमेंट बनती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम स्टेटमेंट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस शीट? पोजीशन स्टेटमेंट। क्या होती है? पोजीशन स्टेटमेंट। और जब है ऑटोमेटिक टैली ट्रायल बैलेंस को टैली करनी होती है, ऑटोमेटिक ट्रायल बनेगा और ऑटोमेटिक टैली होती चलेगी। Unless some mistake is made while recording the opening balance, हाँ कुछ मिस्टेक हो सकती है, unless some mistake is made while recording the opening balance। अगर आपने ओपनिंग बैलेंस गलत कर दिया तो टैली नहीं होगा मैच, फिर आपको दिक्कत करेगा, तो वो आपको ठीक कर लेते हैं, ऐसा कोई नहीं है, कुछ मिस्टेक होती है जो होती है, ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर में करे तो मिस्टेक नहीं होगी। मान लो आपने जनरल एंट्री गलत कर दी तो गलत है, फिर हाँ वहां पर भी मिस्टेक होती है दोस्तों, ठीक है, पर मैनुअली से बहुत कम होती है। टैली सब कुछ अपने आप हो जाता है। और क्या है, ऑटोमेटिक करेक्ट बैलेंस ऑफ लेजर, लेजर का करेक्ट बैलेंस होता है, लेजर में दिखते हैं टू बैलेंस शीट और बाय बैलेंस शीट निकालकर टोटल करते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली हो जाता है, और स्पीड से अकाउंट्स मेंटेन हो जाते हैं। तो जो आपके पास मैनुअली अकाउंटिंग सिस्टम का डिसएडवांटेजेस होते हैं, वो इसके एडवांटेज और सिग्निफिकेंट हो गया, फायदे हो गए। फायदे भी हो सकते हैं इनको कि भाई ऑटोमेटिक बैलेंस शीट बन जाती है, ऑटोमेटिक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन हो जाता है, ऑटोमेटिक ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है अगर ओपनिंग बैलेंस सही डाला हो तो, ठीक है, और साथ में ऑटोमेटिक लेजर अकाउंट के बैलेंस भी करेक्ट मिल जाते हैं, और साथ में अकाउंट स्पीड से बन जाते हैं। और यही सारे डिसएडवांटेज मैनुअली अकाउंटिंग सिस्टम के होते हैं। मैनुअली मतलब हाथ से लिखना, कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर में रिकॉर्ड करना। डिफरेंस समझ में आया? क्लियर है? सिग्निफिकेंस एक मोस्ट इंपोर्टेंट है जो आपको पेपर में आएगा। 5 नंबर का है, 5 पॉइंट लिखा, 100% पूरे नंबर मिलेंगे। सर इसके अंदर लिखा नहीं है, जब स्टडी मैटर में लिखा तो आप क्या लिखोगे? 100% नंबर आएंगे। इंपॉर्टेंट है उसको, इंपॉर्टेंट पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिखा, सिग्निफिकेंस बड़ा सिंपल है। स्पीड से अकाउंट मेंटेन हो जाएंगे, करेक्ट लेजर अकाउंट के बैलेंस आ जाएंगे, ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा अगर ओपनिंग बैलेंस सही डाला है तो, और साथ के अंदर और साथ में इनकम स्टेटमेंट बढ़िया बन जाएगी, पोजीशन स्टेटमेंट भी करेक्टली ऑटोमेटिकली बनती चली जाएगी। क्लियर है या नहीं? थ्रेट मतलब क्या होता है? वायरस। थ्रेट मतलब हो गया एक तरीके का वायरस टू कंप्यूटर अकाउंटिंग। बस डिसएडवांटेज क्या है इसका? भाई अगर वायरस आ गया ना कंप्यूटर के अंदर तो बस जितनी मेहनत थी, जितना ऑटोमेटिक मिले वो सारे खराब हो जाएंगे, एग्जामिनेटर सब खराब हो जाएंगे। तो ये कहना चाहता है द ओनली कंसर्न दैट हैज इंक्रीज्ड टुडे आर कंसर्न ऑफ कंट्रोल, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, as more and more information is stored not in a hard print but as a soft copy inside the computer. You issue like
unauthorized access to the data either through the local area network or through the internet by hacking into the company server or becoming the potential threat to the computer usage. Potential threat मतलब हानि पहुंचाना कंप्यूटर को। देखो कंप्यूटर अकाउंट सिस्टम में फायदे तो बहुत है, एडवांटेज बहुत है। अब फायदे क्या है, देखो कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम क्या है, देखो अगर मैं रेड वाली लाइन आप पढ़ोगे तो रेड वाली लाइन पढ़ोगे तो इश्यूज है। इश्यूज क्या है, देखो इशू है जैसे कि लाइक इशू क्या है, लाइक अनऑथराइज्ड एक्सेस, मतलब अगर किसी को पासवर्ड और वो बदल जाए तो वो अनऑथराइज, ऑथराइज मतलब उसको ऑथराइजेशन तो मिली नहीं है, अनऑथराइज करके एक्सेस कर सकता है इसका डाटा को आइदर थ्रू द लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब मैं लोकल एरिया में बैठा हूं और मैंने बाहर से क्या करा, गया ऑफिस के अंदर मैंने कंप्यूटर का एक्सेस दिया करके डाल भाई। उसके बाद और थ्रू द इंटरनेट बाय हैकिंग, हैक करके डाटा को एक्सेस करा सकते हैं कंप्यूटर सर्वर को, कंपनी के सर्वर को ही हैक कर लो पूरा। हैकिंग एक से एक हैकर होते हैं भाई, सब कुछ हैक कर लेते हैं, कंप्यूटर सर्वर को हैक कर ले, और जिससे क्या हो सकता है, ये अनऑथराइज डाटा को देखना, ऑथराइजेशन ये एक्सेस करना, अनऑथराइज डाटा को एक्सेस करना, चाहे लोकल एरिया नेटवर्क से करो या फिर कंप्यूटर इंटरनेट से हैकिंग कर लो, बड़े हैकर होते हैं तो वो हैक कर लेते हैं। इससे क्या होगा, कंप्यूटर के जो डाटा है, कंप्यूटर का जो यूजेज है, डाटा है, उसको कहीं ना कहीं बिकमिंग अ पोटेंशियल थ्रेट हानि पहुंचाता है किसको, कंप्यूटर के यूसेज को, कंप्यूटर के जितना भी हमने आपके पास डाटा रखा हुआ उसको कहीं ना कहीं उसको गलत तरीके से यूज करना या गलत तरीके से हानि पहुंचाना उसको होता है, ठीक। बट आगे अगर लाइन बढ़े, द ओनली कंसर्न दैट हैज इंक्रीज टुडे, बट सर ये सारे हैकिंग, ये सारे अगर अनऑथराइज्ड एक्सेस करना, इसके लिए क्या बनाया गया, प्राइवेसी के लिए सिक्योरिटी लाई गई, कंट्रोल लाया गया है कि भाई अलग अलग एंटीवायरसेस बनाए गए हैं जो भाई हैकिंग को रोक सकता है, जो आपके पास बहुत सारे हैकिंग सॉफ्टवेयर भी लाए जो हैकिंग को रोक सकते हैं। और जैसे कि हमारा इंडियन डिफेंस सिस्टम के अंदर इतना अच्छा तरीके से कंप्यूटर सिस्टम है कि भाई इंडियन डिफेंस सिस्टम को हैक नहीं करना, और हैक कर लेते जुर्म है, वैसे तो जुर्म है, पर इंडियन डिफेंस सिस्टम को हैक करना इतना आसान भी नहीं है भाई, इतने तगड़ा हैकिंग सिस्टम होगा, मतलब इतना हैकिंग कंट्रोल सिस्टम होगा कि कोई बंदा उसको हैक नहीं कर सकता। तो द ओनली कंसर्न दैट हैज इंक्रीज्ड टुडे आर कंसर्न ऑफ कंट्रोल, क्या है कि भाई हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर कहीं से बैठे, सिक्योरिटी बढ़िया है हमारी, इंटीग्रिटी ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर कोई भी ऐसा चीज नहीं है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, आप कोई बंदा आकर कंप्यूटर में कोई भी चीज डाटा देख सकता है अगर वो ऑथराइजेशन है, अनऑथराइज है तो उसके लिए सिक्योरिटी है ना। सिस्टम एज मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन स्टोर इन नोट एंड हार्ड प्रिंट, पहले क्या होता था जब हम अकाउंट मेंटेन करते थे मेरे दोस्तों, तो प्रिंट हार्ड करते, हार्ड प्रिंट मतलब हार्ड कॉपी में रखते थे, भाई बनाओ कितनी कॉपी भरी आपने अकाउंट की, तो वो क्या करता है, अब उसको किसकी जगह सॉफ्ट कॉपी, सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर हम उसको सेव कर सकते हैं, मेल वगैरह पे सेव कर सकते हैं, और डाटा भी सिक्योर रहेगा। तो अगर कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम में है तो उसके थ्रेड्स कहीं ना कहीं कुछ नुकसान से, और वो नुकसान पे कहीं ना कहीं अगर कंसर्न भी दे रखा है कि सिक्योरिटी कंट्रोल वगैरह सब मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो हैकिंग सिस्टम अनऑथराइज एक्सेस हो सकता है, तो वो चीज का भी आपके पास सुविधा है कि वो ठीक हो सकता है, ठीक है मेरे दोस्त। नॉट इम्पोर्टेंट इसको याद करने की जरूरत नहीं है, इसको पढ़ लेना भाई, नॉट इम्पोर्टेंट में लिखूंगा, पढ़ लेना एक बार। क्लासिफिकेशन एंड कोडिफिकेशन ऑफ अकाउंट, क्लासिफिकेशन एंड कोडिफिकेशन ऑफ अकाउंट। तो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 4। अभी तक हमने 3 कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, अब पढ़े क्लासिफिकेशन एंड कोडिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग। कहता है कुछ सिस्टम ऑफ सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं जो कोडेड अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं, कोडेड अकाउंटिंग सिस्टम सपोर्ट करते हैं, और कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं सम सपोर्ट इवन अ नॉन कोडेड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अब सर एक कोडेड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का सिस्टम क्या होता है और नॉन कोडेड अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है? देखो नीचे लिखा हुआ है, अ कोडेड अकाउंटिंग सिस्टम इज मोर कन्वीनियंट where a numerous account head and the complexity is high. If it also some extent reduce the possibility of same account existing in a several name due to the spelling mistake or abbreviation used. क्या मतलब हुआ दोस्तों? एक बार दोबारा पढ़ेंगे और दोबारा पढ़कर देखिए क्या कहता है दोबारा। मैंने पहली लाइन में तो ये कहा कि कुछ सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऐसे होंगे जो सपोर्ट करेगा कोडेड अकाउंटिंग सिस्टम को, और कुछ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं जो नॉन कोडेड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करते हैं, मतलब कोडेड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को सपोर्ट नहीं करते, नॉन सपोर्टेड होते हैं। कहता है अ कोडेड अकाउंटिंग सिस्टम इज मोर कन्वीनियंट, ज्यादा कन्वीनियंट है, ज्यादा आसान है, वेयर देयर इज अ न्यूमरस मतलब नंबर्स ऑफ अकाउंट्स हेड हम बना सकते हैं। आप जितने हेड बनाना चाहो, नंबर ऑफ अकाउंट, राम श्याम मोहन सोहन, जितना मर्जी आप सेल परचेज रिटर्न कोई भी हेड बनाना चाहो तो हम उसको बना सकते हैं। वेयर देयर इज अ न्यूमरस अकाउंटिंग हेड बना सकते हैं, एंड कॉम्प्लेक्सिटी इज हाई,
पर ये थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी होता है, बट कन्वीनियंट बहुत होता है। कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होता है सर, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, कॉम्प्लेक्स होता है, अगर समझ गए तो ये बहुत कन्वीनियंट हो जाता है। कितने भी हेड बना लो, कितने भी अकाउंट्स ऑफ हेड बना लो। It also some extent reduce the possibility of same account existing in a several name due to spelling mistake or abbreviation used। मतलब मैंने कहा भाई राम का अकाउंट बनाया तो मैंने राम अकाउंट बनाया, तो आप एक और राम अकाउंट बनाएगा तो बनने नहीं देगा, गलती से बचाएगा आपको। स्पेलिंग मिस्टेक अगर आपने कर दी, आप मान लो रमा अकाउंट बनाना था और आपने रमा की जगह राम लिखे 2 बार, तो एक राम पहले से बना हुआ है अकाउंट और आपने रमा अकाउंट की जगह राम अकाउंट लिख दिया, तो वो क्या है, वो सेम स्पेलिंग का एरर भी आपको ठीक कर सकता है। ये एक जैसे अकाउंट नहीं बनाने देगा। समझ में आ रहा है? राम 1 अकाउंट राम 2 अकाउंट कर सकता है अगर 2 राम है तो एक जैसे अकाउंट नहीं आ जाता। इट एक्सटेंड रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ सेम अकाउंट की पॉसिबिलिटी को रिड्यूस कर देता है। ये होता है कोडेड अकाउंटिंग सिस्टम। कोडेड अकाउंटिंग सिस्टम मेनली क्या होता है, मेनली ये करता है इसके अंदर नंबर्स ऑफ हेड्स ऑफ अकाउंट कोई बना सकते हैं। अगर सेम लेवल या एब्रिविएशन यूज करा है उससे अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो हमें बता देता है, और अगर सेम लेवल सेम नाम के अकाउंट बनाए तो वो भी हमें बता देता है कि सेम नाम का मतलब दूसरा नाम का अकाउंट प्रिपेयर करें। अगर मान लेते हैं कंपनी के अंदर 3 नाम है तो राम 1 राम 2 राम 3, या तो पूरा नाम लिखोगे तो कास्ट है ना, ये कर सकते हैं। तो ये रिड्यूस कर देता है कहीं ना कहीं सेम अकाउंट एग्जिस्टिंग सेवरल नेम ड्यू टू स्पेलिंग मिस्टेक और एब्रिविएशन यूज। स्पेलिंग मिस्टेक होगी और एब्रिविएशन यूज करने की वजह से, एब्रिविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म यूज करने की वजह से अगर हमने कोई ऐसे अकाउंट 2 या 3 बार बना दिए है सेम अकाउंट, तो उसके लिए रिड्यूस करने में उसको हेल्प करता है। कहता है प्रॉपर कोडिफिकेशन रिक्वायर्ड अ सिस्टम ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट। प्रॉपर कोडिफिकेशन रिक्वायर्ड, अगर हम प्रॉपर कोडिफिकेशन करें तो सिस्टमैटिक ग्रुप ऑफ अकाउंट्स बनता है। कैसे बनता है सिस्टमैटिक? प्रॉपर कोडिफिकेशन के अंदर हमें सिस्टमैटिक ग्रुप ऑफ अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट है दोस्तों। कैसे? जैसे कि मेजर ग्रुप और हेड्स और कुल भी एसेट एंड लायबिलिटी रिवेन्यू रिसीव हो गए मेजर, कैपिटल रिसीव रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गए मेजर कैपिटल एक्सपेंडिचर। सब ग्रुप और माइनर हेड हो गए कैश और रिसीवेबल और पेबल। जैसे कि आपने देखा होगा एसेट्स के अंदर, करंट एसेट के अंदर 2 एसेट होती है, एक डेटर और एक ट्रेड रिसीवेबल। अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल के अंदर 2 होते हैं, डेटर और बीआर। देखा है आपने? ट्रेड रिसीवेबल के अंदर 2 पार्ट होते हैं, ट्रेड डेटर और प्लस बीआर, डेटर और बीआर। तो दोस्तों ये जो ट्रेड रिसीवेबल है आपके पास रिसीवेबल, ये ट्रेड रिसीवेबल क्या होगा, सब ग्रुप हो गया। और ये ट्रेड रिसीवेबल कहां पर आता है, एसेट्स में आता है। एसेट क्या होता है, मेन हेड हो गया। तो ये क्या होता है कोडिफिकेशन। अगर प्रॉपर कोडिफिकेशन करनी है तो हमें सिस्टमैटिक ग्रुप ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। एसेट के अलग लिखने पड़ेंगे, लायबिलिटी अलग, एक्सपेंस एक्सपेंडिचर अलग, रिवेन्यू कैपिटल अलग, सबको अलग अलग बांटना पड़ेगा। उसके अंदर सब ग्रुप मेंटेन होंगे, जैसे एसेट के अंदर ट्रेड रिसीवेबल से करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट, ऐसे करके आपके पास सब ग्रुप मेंटेन होंगे। क्या है द ग्रुप एंड द कोडिफिकेशन इज डिपेंड अपॉन द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो ग्रुपिंग है और कोडिफिकेशन है वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के डिपेंड करती है टाइप। मान लेते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका बहुत कम आपके पास कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, बहुत कम, तो उन्होंने कहा कैपिटल एक्सपेंडिचर का ग्रुप कब मेंटेन करा। मतलब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग ग्रुप्स और कोडिफिकेशन होती है दोस्तों। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग ग्रुप और अलग अलग कोडिफिकेशन होती है भाई, ठीक है। द मेन यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इन अकाउंट शुड बी मेजर हेड। जो मेन यूनिट होती है क्लासिफिकेशन वो मेजर हेड को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं माइनर हेड्स में। ईच ऑफ शुड हैव द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट हेड एंड जनरली शोन अ सब हेड। क्या मतलब, तो वही मैंने जैसे कि बताया कि एसेट के अंदर पहले तो बना दी करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, फिर नॉन करंट एसेट के अंदर बनाया फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट के अंदर बताया टेंजिबल और इंटेंजिबल। तो ये क्या हो गए, मेन हेड, मेजर हेड, माइनर हेड, फिर सब हेड और सबऑर्डिनेट हेड। तो ये ऐसे करके बनते हैं। एसेट का मेन हेड हो गया, मेजर हेड हो गया एसेट, फिर उसके नीचे क्या बना फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट के अंदर क्या बन गया भाई टेंजिबल एसेट और इंटेंजिबल। और टेंजिबल एसेट इंटेंजिबल के अंदर टेंजिबल के एसेट लिख दी, लैंड बिल्डिंग है, इंटेंजिबल गुडविल, पेटेंट वगैरह लिख दी। तो ये क्या हो गया मेजर हेड और माइनर हेड। The subhead further divided into detail head. Some major head may be divided into sub major head. Some major head may be divided into मेजर हेड डिवाइड इनटू सब मेजर, मेजर हेड में सब मेजर, मेजर में और मेजर सब। जैसे मैंने वही बात कर रहा हूँ कि एसेट के अंदर नॉन करंट और करंट, तो एसेट हो गया मेजर और नॉन करंट और करंट हो गया सब मेजर। फिर सब मेजर के अंदर माइनर आ जाएंगे, तो माइनर आ जाएंगे कैसे का, नॉन करंट के अंदर आ जाएगा फिक्स एसेट और फिक्स एसेट के अंदर भी सब ऐड हो जाएंगे, उसके अंदर आ जाएगा इंटेंजिबल और इंटेंजिबल। तो ऐसे करके बांटा जाता है कंप्यूटर अकाउंटिंग के अंदर। तो यही इसको कहते हैं कोडिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। दोस्तों इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है और हमें इसको याद भी नहीं करना। मैं नॉट इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार पढ़ना था क्योंकि हमारे स्टडी मैट के अंदर दे रखा था, तो उसके बारे में थोड़ा एक बार पढ़ लेते तो ध्यान रहता है। मैंने आपको 2 चीज नॉट इंपॉर्टेंट बताई, एक ये और एक ये, 2 चीज मैंने आपको नॉट इंपॉर्टेंट बताई। ये तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत सालों में एक बार आ गया तो आगे उसको याद करने की जरूरत नहीं होती। भाई स्मार्ट स्टडी करना है, ठीक है। और जो बार बार आता है जैसे कि वो याद करना है, जैसे कि ये प्री पैकेज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सबसे इंपॉर्टेंट
ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके एडवांटेजेस इंपॉर्टेंट है। मतलब अब जो भी आएंगे ना उसके अंदर इंपॉर्टेंट है, वो सब आपको याद करना ही करना है। अब जो भी आएंगे तो उसको आपको याद करना ही करना है, प्री पैकेज अकाउंटिंग। अब यहाँ से असली क्लास चालू हो रही है जो कि इंपॉर्टेंट क्लास है। अभी तक इसके ऊपर मैंने एक इंपॉर्टेंट बताया आपको, मैंने कहा था साइलेंट फीचर पढ़ लेना और सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताया, पर ये छोड़ना मत, ये पढ़ लेना, ठीक है, इसको छोड़ना नहीं। अगर आप इन दोनों को छोड़ना चाहो तो इन दोनों को छोड़ सकते हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना कोई पूछेगा नहीं कि भाई क्लास में कोऑर्डिनेशन ऑफ अकाउंट बताइए। अब देखो प्री पैकेज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, और आपके पास दो तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं, और आपके पास हो गया कस्टमाइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अगर इन दोनों का मतलब बता दिया तो मैं आपको डिफरेंस समझा देता हूं इन दोनों का क्या होता है। देखो दोस्तों, सॉफ्टवेयर को ना दो भागों में बांट दिया, सॉफ्टवेयर को दो भागों में बांटा, और यही दो इंपॉर्टेंट चीज है, बस इन्हीं दो के बारे में पढ़ें, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, इसके एडवांटेज, बस ये पढ़ते जाओ, 100% इसके अंदर आएगा एक इंपॉर्टेंट वाला। सॉफ्टवेयर को दो भागों में बांट दिया। बचपन में हमने दो भागों में बांटा था, और बचपन में अगर हम अकाउंटिंग क्लास को हमने 11वीं क्लास अगर ढंग से पढ़ी है तो 11वीं क्लास में दो भागों में बांटा था। एक को बांटा था रेडीमेड सॉफ्टवेयर, एक को बांटा था रेडीमेड सॉफ्टवेयर, एक को बोला था टेलर मेड सॉफ्टवेयर। रेडीमेड सॉफ्टवेयर और टेलर मेड सॉफ्टवेयर, रेडीमेड सॉफ्टवेयर और टेलर मेड सॉफ्टवेयर, दो भागों में क्लासिफाई करा था 11वीं की अकाउंट्स के अंदर। मैं 11वीं की बातें बताऊं ना, तो यहाँ पर एडवांस लेवल क्या कर दिया, इस रेडीमेड सॉफ्टवेयर को यहाँ पर बना दिया प्री पैकेज। नाम थोड़ा चेंज करना था क्योंकि एडवांस लेवल है, नाम चेंज करना, सब कुछ फीचर्स सब वही है, नाम चेंज कर दिया बस, प्री पैकेज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। प्री पैकेज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लिख दिया रेडीमेड, जो 11वीं क्लास के अंदर अकाउंटेंसी के अंदर रेडीमेड सॉफ्टवेयर था उसको हमने प्री पैकेज लिख दिया, और टेलर मेड को यहाँ पर बोल दिया कस्टमाइज्ड, कस्टमाइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अब देखो कोई चेंज नहीं है, पता है ये सब 11वीं की बातें, अगर आपने 11वीं में ढंग से पढ़ा है, 11th क्लास अगर आपने ढंग से पढ़ी है तो वहां पर हमने वही बातें पढ़ी थी, प्री पैकेज सॉफ्टवेयर और कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर, वहां पर फ्री में नंबर मिलते थे, और वहां पर भी यही आता था पेपर के अंदर। 11th क्लास की अगर अकाउंटेंसी आपने अगर ढंग से पढ़ी तो वहां पर भी यही आता था, प्री पैकेज और कस्टमाइज्ड। बस उधर प्री पैकेज का नाम था रेडीमेड सॉफ्टवेयर, और इधर कस्टमाइज का नाम, इधर कस्टमाइज उधर नाम था टेलर मेड। तो रेडीमेड और टेलर मेड में क्या मतलब होता है, आप एक कपड़ा लेते हो दुकान से, मैं हर बार एग्जांपल ये देता हूं और मेनली ये एग्जांपल सबसे समझ में आता है। आप एक कपड़ा लेते हो दुकान से, आपने अपने एक मान लेते शर्ट दुकान से ली, रेडीमेड शर्ट ली, तो आपने देखा होगा रेडीमेड गारमेंट्स होते हैं, तो रेडीमेड शर्ट ली, तो क्या आपने जब कपड़ा लिया, आपने जब शर्ट ली, तो क्या आपको फर्दर सिलवाने की जरूरत है? नहीं। आप गए दुकान के अंदर और आपने बोला कि सर मुझे एक शर्ट चाहिए, और या फिर शर्ट और जीन्स या फिर टॉप वगैरह अगर लड़कियों पहनती है तो ये सब चाहिए, तो उन्होंने कहा भाई ठीक है मिल जाएगा। तो आपने अपने साइज के बहुत सारी शर्ट दिखाई, बहुत सारे टॉप्स दिखाए, बहुत सारे जीन्स दिखाई, आपने अपने साइज का जीन्स टॉप वगैरह या शर्ट वगैरह आपने ले लिया, ठीक है, आपने ले लिया। तो आपने क्या देखा, बहुत सारी चीजें थी उसके अंदर जो आपको सुटेबल लगा वो आपने ले लिया, दैट इज कॉल्ड रेडीमेड। और रेडीमेड को बोला था प्री पैकेज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। प्री पैकेज का मतलब है आप उसमें फर्दर चेंज नहीं कर सकते, जैसा है वैसे। हाँ, घर लाकर जो चेंज करा जाएगा वो अलग चीज है। घर लाकर जो मेनली जो 11वीं क्लास के अंदर तीन थे, 11वीं क्लास के अंदर तीन थे दोस्तों, रेडीमेड, टेलरमेड और एक और था दोस्तों। उसमें क्या करते हैं, उसमें क्या होता था मैं आपको सिखाता हूँ, वैसे तीनों बता देते हैं क्या हो रहा है, पर हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर एक ही है और एक ही है, ठीक है। हाँ, दूसरा क्या था वहां पर, कस्टमाइज था, कस्टमाइज। हाँ जी, 11वीं क्लास के अंदर अगर बात करूं, दूसरा था कस्टमाइज, एक था रेडीमेड, एक कस्टमाइज और एक टेलरमेड, इन दोनों में डिफरेंस सीखते हैं। फिर हमारे में कस्टमाइज है नहीं, वैसे हमारे में सिर्फ रेडीमेड और टेलरमेड, जिसमें रेडीमेड को बोला प्री पैकेज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर और टेलरमेड को बोला कस्टमाइज्ड। सर ये वाला कस्टमाइज यहाँ नहीं आ गया सर, नहीं अलग है वो, बस को नाम इधर दे दिया और कुछ और ही बोल दिया टेलरमेड। चलो ध्यान सुनो, मैंने कहा भाई देखो, आप दुकान से गए, दुकान से जींस लेकर आए, आपने दुकान से जींस ली, दैट इज कॉल्ड रेडीमेड। आपने कोई चेंज नहीं करा उसके अंदर फर्दर, जिस आपको जींस सुटेबल लगी आपने लेकर आया, आपको लगा भाई बहुत सारी जींस है, आपने अपनी साइज की जींस ले ली, आपको लगा सुटेबल है, ये मेरे सुटेबल है, इनको सही आएगी, फिट आएगी, आपने ले ली, ठीक है। एक तो ये हो गया कपड़े पहनने का तरीका कि रेडीमेड जाकर लेकर आ जाओ। दूसरा तरीका क्या है, आप पहले कपड़ा लेकर आओ, उसको टेलर कर दो और अपने फिटिंग के हिसाब से उसको टेलिंग करो। देखो पहले क्या करा आपने, क्या ला, आपने एक मान लो पैंट ले ली, ठीक है, पैंट लड़का लड़की दोनों पहनते हैं, ठीक है। हाँ, लड़कियां भी पहनती है, ऐसा नहीं कि लड़कियां नहीं पहनती। जब आप ऑफिस वगैरह जाओगे तो आप पैंट का यूज करोगे ज्यादा से ज्यादा, प्रोफेशनलिज्म आता है उससे। सो पैंट आप लेकर आए, मान लेते हैं, तो पैंट में आपने कहा रेडीमेड पैंट लेकर आए थे, लड़का लड़की अपने हिसाब से पैंट लेकर आ गए और इसके अंदर फर्दर चेंज नहीं करा। आपको लगा यार पैंट कहीं ना कहीं जीरो मोरी नहीं है, कहीं ना मजा नहीं आ रहा, खुली है, अमिताभ बच्चन वाली पैंट है, ठीक है, मजा नहीं आ रहा, तो आपने जीरो मोरी कराया, लड़की को जा रही तो चिपका देते हो, चिपका दिया आपने, चिपकाने के लिए क्या करा है, मशीन पकड़ी खुद ही सिलाई करने लगा, घुमा दी और लो भाई, फिर आपने पहनी, ये हो गया। तो वो पैंट जो आप रेडीमेड दुकान से लेकर आए थे, ठीक, वो पैंट जो आप रेडीमेड दुकान से लेकर आए थे उसको बोलिए रेडीमेड सॉफ्टवेयर।
अब सॉफ्टवेयर नहीं हो गया, रेडीमेड पैंट हो गई, सॉफ्टवेयर तो भी नहीं कर रहा, रेडीमेड पैंट हो गई। अब आपने क्या करा, इसमें थोड़ा सा आपने मशीन लेकर आए, सिलाई मशीन लेकर आए, उसको थोड़ी सी फिटिंग कर ली। क्या कर लिया आपने? फिटिंग करवा ली, या फिर आपने बाहर से करवा ली, या फिर तुमने खुद कर ली। फिटिंग करवाने के बाद वो रेडीमेड सॉफ्टवेयर क्या बन गया, वो रेडीमेड पैंट क्या बन गई, कस्टमाइज्ड पैंट। आपने कहा यार नहीं, मजा नहीं आ रहा भाई, पहले लेकर आओ और लेकर आओ रेडीमेड, फिर उसमें लग रहा है कुछ ढीला ढाला सा लग रहा है, शर्ट लेकर आपने लगा ढीला, नहीं तो मैंने आपने फिटिंग करवा ली, बढ़िया से फिटिंग करा ली, तो उसको बोला कस्टमाइज। कस्टमाइज के बाद आपने कहा यार मजा नहीं आया, पहले पैंट लेकर आओ फिर उसको कस्टमाइज करो अपने हिसाब से। या क्यों ना मैं कपड़ा लेकर आता हूँ, सीधा टेलर को देता हूँ, कस्टमाइज करके दे देता हूँ पूरी, तो उसको बोलते हैं टेलर मेड पैंट। टेलर मेड का पैंट समझना है तो मतलब, तो ऐसे ही हमने बोला कि रेडीमेड सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि पहले से ही बने बने हैं। जनरली ये हर मीडियम बिजनेस होता है और स्मॉल बिजनेस होता है, उनके लिए होते हैं सॉफ्टवेयर, क्योंकि उनको हायर प्राइस पे करना नहीं होता, इसके अंदर हायर प्राइस होता है, इसलिए पे करने के लिए थोड़ा कतराते हैं, इसलिए कहते हैं कि भाई रेडीमेड सॉफ्टवेयर। जैसे टैली इज अ रेडीमेड सॉफ्टवेयर। टैली क्या होता है दोस्त, एक रेडीमेड सॉफ्टवेयर है। जैसे बीजी, बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो रेडीमेड सॉफ्टवेयर, ओरेकल, ओरेकल, तो ये सब कस्टमाइज भी हो सकते हैं, पर ये टैली, बीजी जो जनरली टैली जो सॉफ्टवेयर है, मेनली सब जानते हैं टैली के बारे में, बीजी भी आपको जानते हैं, धीरे धीरे जब बिजनेस लाइफ में आ जाओगे, जब आप काम करने लगोगे, जॉब करोगे, जो जॉब करते हैं, जिसने जॉब कर लिया अकाउंटिंग के अंदर वो जानता है, जिसने जॉब नहीं करी वो टैली भी काम कर सकता है और बीजी में भी काम कर सकता है। दो ऐसे सॉफ्टवेयर है जो हर बिजनेसमैन, स्मॉल और बड़ा बिजनेसमैन यूज करता है। मेनली जो टैली है ना, सबसे ज्यादा यूज होने वाला सॉफ्टवेयर है टैली, सस्ता है और साथ में सब कुछ इसमें बेनिफिट मिल जाते हैं हमें। अब टैली का रेडीमेड सॉफ्टवेयर, आप दुकान पे गए, आपने कहा मुझे अकाउंटिंग करनी है अपने कंप्यूटर के अंदर, तो आपने कहा मुझे सॉफ्टवेयर की जरूरत है, आप दुकान पे गए, दुकान वाले से बोला भैया मुझे सॉफ्टवेयर चाहिए जो मेरे बिजनेस के लिए सुटेबल हो। आपने कहा देखो सर, एक दो तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं, या तो आप हमसे बनवा लो अपने बिजनेस के लिए। कह नहीं सर उसमें ज्यादा खर्चा हो जाएगा, हमें बनवाने में कुछ नहीं है, हमें बस ऐसे दिखा दो, हम उसको सुटेबल करा लेंगे, अगर नहीं होगा फिर भी हम सुटेबल कर लेंगे, अपने आपको एडजस्ट कर लेंगे। तो मैंने कहा सर टैली सॉफ्टवेयर इसमें सब कुछ है, मेनली आप बस आपकी कंपनी का नाम लिखकर नहीं आएगा, आपकी कंपनी का सब कुछ लिखकर नहीं आएगा, बस आपको अगर अलग से लिखना पड़ेगा वो चीज डॉक्यूमेंट्स के अंदर। हाँ, इसके अंदर सारी चीज अकाउंटिंग कर सकते हो, हर एक चीज, जीएसटी रिटर्न अपलोड कर सकते हो, सब कुछ इसके अंदर कर सकते हो, इनकम टैक्स रिटर्न अगर हो गई उसको आप फाइल एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो इसके अंदर। टैली सॉफ्टवेयर के अंदर आपने मंगा लिया, और दैट इज रेडीमेड सॉफ्टवेयर। रेडीमेड सॉफ्टवेयर का मतलब हुआ प्री पैकेज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जो हमारे बिजनेस, हमारे अकाउंटिंग के अंदर उसको नाम चेंज करके 11वीं के अंदर रेडीमेड था और सीएमए इंटर ग्रुप 1 के अंदर इसको प्री पैकेज कर लिया, नाम के चेंज करने का, फीचर्स तो वही है। दुकान पे गए, टैली पहले सॉफ्टवेयर था जिसके अंदर फीचर्स आप चेंज नहीं कर सकते दोस्त, उसके फीचर आप चेंज नहीं कर सकते, उसमें क्या करा आपने वही फीचर लिया, उसी फीचर पे आप काम कर रहे हो। हाँ, ये और सस्ता होता है, ये तरह सस्ता होता है। और कस्टमाइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आप समझ गए, आपने कहा दुकान पे सर मेरे पैसे की कमी नहीं है, बड़े बिजनेसमैन, ये स्मॉल और मीडियम बिजनेसमैन के लिए होता है, और ये बिग जो बिजनेस होते हैं उनके लिए होता है। कहता है भाई पैसे की कमी नहीं है, जिस हिसाब से मैं सॉफ्टवेयर को बोलूंगा उस हिसाब से मेंटेन करो, ऐसा आना चाहिए कि डेट ऑटोमेटिकली हो जाए, डेट आने की जरूरत ना पड़े, और मेरी कंपनी का नाम सबसे ऊपर आए, मेरे यहाँ ऐसे मेरे लोगो बना हो कंपनी का, तो कस्टमाइज करवा लिया दोस्तों सॉफ्टवेयर को। तो दो तरीके के सॉफ्टवेयर हो गए। अब मैं 11वीं की बात भूल जाता हूँ, कस्टमाइज हमारे सिलेबस में है नहीं, 11वीं की बात भूल जाता हूँ। प्री पैकेज सॉफ्टवेयर और कस्टमाइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। प्री पैकेज सॉफ्टवेयर के अंदर क्या है भाई, देखना, प्री पैकेज सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो पहले से ही पैक्ड है, प्री पैकेज पहले से ही पैक्ड है, इसके अंदर आप कोई फीचर चेंज नहीं करा सकते, जो फीचर कंपनी लाकर देगी, टैली वाली कंपनी जो फीचर लाकर देगी वही फीचर पे आपको काम करना पड़ेगा। और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर क्या हो गए, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर हो गए पहले से पैक नहीं, हम अपने हिसाब से डेवलप कर सकते हैं, अपने स्पेसिफिक बिजनेस के हिसाब से, हमारा बिजनेस जिस तरीके से हो उस तरीके से सॉफ्टवेयर को डेवलप करा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कस्टमाइज्ड, कस्टमाइज करना सॉफ्टवेयर। आई बात समझ में? तो अगर मैं इस 8 लाइन को पढ़ूं तो आपको पूरी क्लियरिटी मिल जाएगी। देखो क्या रहा है, देयर आर सेवरल पैकेज, प्री पैकेज अकाउंटिंग, प्री क्या मतलब पहले से बने हुए हैं, आप चेंज नहीं कर सकते उसको, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर व्हिच आर अवेलेबल इन अ मार्केट एंड आर यूज्ड एक्सटेंसिवली, एक्सटेंसिव बहुत बड़ी मात्रा में इसको यूज किया जाता है फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज ऑफ बिजनेस। देखो बड़ी-बड़ी कंपनीज इंडिया के अंदर, बड़ी-बड़ी कंपनीज कम है, ज्यादा है, ये छोटी-छोटी कंपनी ज्यादा है, सर छोटी-छोटी कंपनी ज्यादा है। तो अगर छोटी-छोटी कंपनी ज्यादा है तो टैली, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है सस्ता होता है, चीपेस्ट होता है, इससे इसका एडवांटेज ये है कि चीपेस्ट होता है और साथ में छोटी-छोटी कंपनी बहुत ज्यादा है, उनका यूज ज्यादा होता है, एक्सटेंसिवली भी यूज होता है इनका। तो क्या है, देयर आर सेवरल मतलब बहुत सारे प्री पैकेज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मार्केट के अंदर अवेलेबल है, जैसे बीजी हो गया, जैसे टैली हो गया, पहले से सॉफ्टवेयर एरोकेल हो गया, ये सब पहले से प्री पैकेज है, ठीक है। इसके अंदर आपको मार्केट के अंदर अवेलेबल है, आज इनका यूज छोटे बिजनेसमैन ज्यादा करते हैं, छोटे और मीडियम साइज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा करती है, ठीक। These software are easy to use, जहां जहां रेट में लगाए वो देखना, these software are easy to retail inexpensive, ज्यादा खर्चेदार नहीं है, readily available
रेयरली अवेलेबल का मतलब क्या है, इजीली मार्केट के अंदर अवेलेबल हो जाता है। कहीं भी जाओ, किसी भी दुकान पे जाओ, वहां पर बोलो कि भाई मुझे टैली सॉफ्टवेयर की सीडी दे दो, वो आपको दे देंगे, आपकी कंपनी के नाम का आपको रजिस्टर कर देंगे। ठीक है, तो भैया क्या होगा, ये सॉफ्टवेयर इजी टू यूज होता है, इनएक्सपेंसिव है, ज्यादा खर्चा नहीं है, और रेडी टू यूज मतलब रेडली अवेलेबल का मतलब इजीली अवेलेबल हो जाता है। The installation of this software are very simple। अगर आप इस सॉफ्टवेयर की सीडी खरीद के लाते हो या पेन ड्राइव में लेते हो, किसी भी तरीके से लेते हो, तो सीडी मिलती है सॉफ्टवेयर की, सीडी खरीद के लाते हो तो उसको इजी इंस्टॉलेशन इजी है। इसका प्रोसेस भी बताया होता है कि कैसे इसको इंस्टॉल करना है, यही बातें लिखिए फालतू की। An installation is CD is provided with the software which used to be installed in a personal computer। बिल्कुल वही बोला कि आपको एक सीडी मिलेगी और आप इसको पर्सनल कंप्यूटर के अंदर जाकर, अपने कंप्यूटर के अंदर जाकर इसको इंस्टॉल करोगे। Along with the software user manual, यूजर मैनुअल सब चीज के अंदर होता है। कोई भी प्रोडक्ट अगर आप खरीदते हो, अगर उसका डब्बा पैक आता है, उसके अंदर यूजर मैनुअल होता है कि कैसे इस प्रोडक्ट को चलाया जाएगा। तो प्रोवाइड विच गाइड द यूजर, यूजर मैनुअल मतलब यूजर के लिए मैनुअल बना दिया, बता दिया कि कैसे इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे, कैसे इसको करेंगे, कैसे कैसे इसमें चलेगा, वर्क करेगा। तो गाइड यूजर हाउ टू यूज द सॉफ्टवेयर, यूज सॉफ्टवेयर कैसे यूज होगा उसके लिए यूजर मैनुअल दे देते हैं। आपने कभी सीडी ली होगी तो आपके साथ छोटे सी एक छोटा सा वो आता है, बुक आती है, उसके अंदर यूजर मैनुअल होता है। अब हर कोई भी चीज ले लो यार, सब में यूजर मैनुअल, टीवी ले लो, फ्रिज ले लो, सबके पास यूजर मैनुअल होता है। बुक तो आती है ना कभी तो कुछ लिया है। आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर, पहले हमने क्या करा, सीडी ली, सीडी लेकर हमने यूजर मैनुअल पढ़ा, यूजर मैनुअल के बाद हमने इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल होने के बाद द यूजर शुड चेक द वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर टू इंश्योर दैट दे हैव प्रोवाइडेड विद द लेटेस्ट वर्जन। और फिर यूजर क्या करेगा, जैसे इंस्टॉल करेगा फिर देखेगा कि भाई लेटेस्ट वर्जन, साइट पे जाकर देखेगा भाई लेटेस्ट वर्जन क्या चल रहा है। 9.0 मान लेते हैं, टैली 9.0 चल रहा है, तो 9.0 चल रहा है तो टैली जो है मेरा भी 9.0 ही है, नहीं वो देख लेगा लेटेस्ट वर्जन। द वेंडर कौन होता है, जिसने सॉफ्टवेयर हमें दिया, वो दुकानदार। वेंडर नॉर्मली प्रोवाइड रेगुलर अपडेट देता रहता है कि भाई देखो सीडी दे दिया, इसका मतलब ये नहीं, अगर मान लेते हैं हमने कोई चेंजेस करा अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, वो चेंज, उस चेंज का अपडेट आपके सॉफ्टवेयर के अंदर भी मांगेगा। आप अपडेट कर लेना, आपका सॉफ्टवेयर भी ऑटोमेटिकली लेटेस्ट अपडेट में पहुंच जाएगा। होता है ना, आपने देखा, आपने फोन लिया होगा, कभी-कभी आपके फोन के अंदर अपडेट आ जाते हैं, क्या सॉफ्टवेयर कंपनी वाले अपडेट डाल देते हैं, है ना। फोन वाली कंपनी आपने आप क्या करती है, अपडेट डाल देती है। ऐसी जो सॉफ्टवेयर खरीदते हैं उस सॉफ्टवेयर के अंदर ऑटोमेटिकली अपडेट आ जाता है। अगर कोई भी नई चीज मार्केट के अंदर आ रही है, वो जिसके अंदर प्री पैकेज डाल देते हैं तो अपडेट आ जाता है। आप नहीं डलवा सकते, पहले आप नहीं डलवा सकते, उसके लिए कस्टमाइज करना पड़ेगा। आप नहीं डलवा सकते प्री पैकेज के अंदर, वो अपने हिसाब से डालेंगे। आप बस उनको क्या कहते हैं, फीडबैक दे, सजेशन दे सकते, सर इसके अंदर ये भी होना चाहिए, इसके अंदर ये भी होना चाहिए, तो कहते हैं हाँ ठीक है सर ये भी होना चाहिए, तो हम लोग वो डाल देते हैं। ये से the vendor normally provide regular update to take care of change of law as well as add features to the existing software। मैंने कहा अगर कोई मार्केट में कोई लॉ चेंज होता है, मान लो लॉ चेंज हो गया, अब तेरा भाई पहले इनकम, पहले क्या था, देखो पहले था आपके पास वैट, सीएसटी, आपके पास कस्टम ड्यूटी, आपके पास कस्टम ड्यूटी अभी भी है, आपके सर्विस टैक्स, आपके पास वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, सेंट्रल सेल टैक्स, ये सब टैक्स थे। अब एक्साइज ड्यूटी वाला टैक्स था, तो पहले ये चलता था, इनको सबको मर्ज करके क्या लिया है, जीएसटी लिया है। तो अब सॉफ्टवेयर में तो पहले वैट जीएसटी वाली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही होगी, अब उनको कन्वर्ट करके जीएसटी वाला। तो अगर लॉ चेंज होता है तो पुराना जो वैट सीएसटी चल रहा था सॉफ्टवेयर के अंदर, उसको चेंज करके भी जीएसटी दिया जाएगा, तो फीचर को ऐड कर दिया जाएगा एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, तो आपको कोई परेशानी होने वाली नहीं है। आपने सॉफ्टवेयर खरीदा, आपने सॉफ्टवेयर खरीदने के बाद आपको क्या मिलेगा, उसके अंदर रेगुलर अपडेट में जो मार्केट में लॉ चेंज होता रहेगा उस लॉ के अकॉर्डिंग अपडेट मिलता रहेगा। आपके साथ कोई भी अगर आपको ऐड फीचर, आपको लगता है कि भाई फीचर ऐड होना चाहिए, या आपको ऐड हो जाएगा, वो खुद ही कर देंगे और आपको अपडेट दे देंगे रेगुलर। दिस सॉफ्टवेयर नॉर्मली हैव अ सिलेक्शन व्हिच प्रोवाइड फॉर द क्रिएशन ऑफ कंपनी, द नेम, एड्रेस, phone number and other detail of the company like GST number, PAN number, TAN number are fed into the system. Accounting period has to be set by intersecting the first and last day of the financial year. These software normally have a section which provide the creation of company। आपको अलग से करना पड़ेगा। देखो जैसे कि मैं दुकानदार हूँ, वेंडर हूँ, मैंने आपको सॉफ्टवेयर दे दिया, अब सॉफ्टवेयर के अंदर इधर सेक्शन होगा, जैसे सॉफ्टवेयर आप ऑन करोगे तो वहां पर लग जाएगा आपकी कंपनी का नाम क्या है, वो कंपनी का नाम लिख दो, अपना एक पासवर्ड क्रिएट कर लो, पासवर्ड क्रिएट करने का अपना कंपनी का एड्रेस लिख लो, फोन नंबर डाल लो, अदर डिटेल ऑफ द कंपनी डाल लो, जो भी डिटेल डाले, और लाइक जीएसटी नंबर हो गया, पैन नंबर हो गया, टैन नंबर हो गया, ठीक है। ये सब नंबर डालने के बाद इस सिस्टम में डालेंगे, या खुद करोगे, कंपनी वाले डालेंगे, वेंडर डालेगा, वेंडर तो आपको प्री पैकेज दे देगा, इसको आपको खुद डालना पड़ेगा। पर जब कस्टमाइज होता है तो वेंडर आपके हिसाब से कस्टमाइज करता है। पर यहाँ पर क्या होगा, वेंडर आपको दे देगा, इसके अंदर सेक्शन होंगे, डालने की जगह होगी, वहां आप पुट कर दोगे तो आपको सॉफ्टवेयर आपकी कंपनी का ऐसा बन जाएगा। अब हर डॉक्यूमेंट में आपकी कंपनी का नाम हम सब चमकेगा वहां पर। तो ऐसा सिस्टम बना देते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर कि एक सेक्शन दे देते हैं और कहते हैं भाई ये पुट कर दो, इस सेक्शन को फिल कर दो, और हर डॉक्यूमेंट जब भी आप यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करोगे, फाइल निकालोगे अपने सॉफ्टवेयर से, वो फाइल एक्सट्रैक्ट करोगे बाहर पीडीएफ या आपके एक्सएमएल फॉर्मेट में निकालोगे, एक्सएमएल फॉर्मेट मतलब एक्सेल वाले फॉर्मेट के अंदर निकालोगे या वर्ड में निकालोगे, तो जिसमें आप निकालोगे उसमें आपकी कंपनी का नाम, डॉक्यूमेंट नाम, एड्रेस, फोन नंबर, पैन नंबर, जीएसटी नंबर ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा।
ठीक है, पर ये आपको खुद करना पड़ेगा। उसके लिए सेक्शन गिवन होगा, नॉर्मली है मैंने सेक्शन दे रखा होगा, मतलब जगह दे दी क्योंकि जगह पर आपको फिल करना पड़ेगा। एट द नेक्स्ट स्टेप यूज द सॉफ्टवेयर एंड क्रिएशन ऑफ अकाउंट। अब क्या करो, आप सॉफ्टवेयर का यूज करो और अकाउंट को क्रिएट करो। अकाउंट मतलब राम अकाउंट, मोहन अकाउंट, सुमन अकाउंट, ये सब बनाते रहो लेजर अकाउंट और चलाओ सॉफ्टवेयर को। दैट इज कॉल्ड प्री पैकेज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। क्या समझ में आया नहीं? अगर आपको प्री पैकेज समझ में आया तो इसके कुछ एडवांटेजेस है और इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है। एडवांटेजेस मतलब क्या है? इजी टू इंस्टॉल। इजी टू इंस्टॉल मतलब द सीडी कंटेन सेटअप फाइल टू बी इंस्टॉल्ड एंड रन कंप्लीट द इंस्टॉलेशन अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन एज पर द यूजर मैनुअल। मतलब इसमें क्या है, आपको एक सीडी मिलेगी, उस सीडी को आप अपने पर्सनल कंप्यूटर में लगाओ, आपको बस ये पढ़ना है। अगर आप ये पढ़ लोगे तो अंदर की चीजें अपने आप लिखते चले जाओगे, अंदर की चीजें अपने आप लिखते हुए चले जाओगे, मैं गारंटी कर रहा हूं। इसमें है ही नहीं, आपको इजी टू इंस्टॉल क्या है, आप क्या कहोगे? आपको बोला भाई आपने पढ़ा इजी टू इंस्टॉल, आप पेपर में याद है भाई इजी टू इंस्टॉल, अब कैसे होगा? आपको वेंडर द्वारा सीडी मिलेगी, उस सीडी को इंस्टॉल करेंगे एज पर द यूजर मैनुअल, खत्म। इतना लिख के आ जाओ, आपको गोल्ड नंबर मिलेंगे। भाई जितना मैं 5 पर लिख रहा हूं, 5 लिख रहा है, आपको 100% गोल्ड नंबर मिलेंगे भाई। रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव, मतलब अगर आप कस्टमाइज से रिलेटिव करो, कस्टमाइज से कंपेयर करो तो ये ज्यादा खर्चीली नहीं होता, इनएक्सपेंसिव नहीं होता, खर्चा ज्यादा नहीं होता, इसके अंदर चीपेस्ट रहता है। दिस पैकेज आर अवेलेबल एट अ वेरी चीप प्राइस। ये पैकेज क्या मिल जाता है हमें? चीप प्राइस में मिल जाता है। इजी टू यूज, बिल्कुल सही है। दिस पैकेज आर मोस्टली मेन्यू ड्राइव हेल्प विद ऑप्शन, मतलब इसके अंदर आप मेन्यू होते हैं ना साइड में, एक हर सॉफ्टवेयर के अंदर आप कोई भी सॉफ्टवेयर करते हो वहां पर हेल्प का एक सॉफ्टवेयर होता है, हेल्प का एक बटन होता है, उस बटन को दबाओ, वहां पर सारी हेल्प, इनकी वीडियोस प्रोवाइड हो जाती है, पता है आपको? मान लो आप टैली सॉफ्टवेयर कर रहे हो, टैली आपने खोला, मैंने बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चलाया था जब मैं कंपनी के अंदर ट्रेनिंग कर रहा था। जब मैंने ट्रेनिंग करी तो मुझे बीजी के बारे में पता नहीं था, तो वहां पर एक हेल्प का बटन था सॉफ्टवेयर के अंदर, मैंने हेल्प पे क्लिक करा, वहां पर हर चीज के बारे में वीडियो आ गई, मतलब वहां पर 50 वीडियो थी कैसे कैसे सॉफ्टवेयर को चलाएंगे। मैंने क्लिक करा, YouTube पे वीडियो खुली, 50 की 50 वीडियो देखी, पूरा सॉफ्टवेयर चलाना आ गया, बताओ किसी की जरूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पर हेल्प का बटन भी होता है, फर्दर यूजर मैनुअल भी आपको प्रोवाइड होता है। मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशन प्रॉब्लम दैट द यूजर इज फेलिंग बाय द सॉफ्टवेयर, मतलब जितनी भी सॉफ्टवेयर चलाते वक्त मोस्ट प्रॉब्लम्स जो यूजर फेस करते हैं, यूजर्स को ना, हम लोग जो सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, अगर हमें ये छोटी-छोटी प्रॉब्लम, जो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम, मैक्सिमम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यूजर मैनुअल में गिवन होता है और उसके लिए वीडियो हेल्प बटन भी होता है, वहां पे वीडियो जाकर देख लीजिए। ये सब इसलिए बोला इजी टू यूज, क्योंकि मैक्सिमम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहां पर गिवन है। ये है आपके पास, ये सॉफ्टवेयर नहीं है, सॉफ्टवेयर नहीं है, भगवत गीता है भाई, क्योंकि भगवत गीता के अंदर मैक्सिमम सॉल्यूशन है, तो सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। सिंपल बैकअप प्रोसीजर, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने कोई अकाउंट बनाया तो बैकअप का प्रोसीजर तो होना चाहिए ना। मान लेते हैं भाई वायरस आ गया कंप्यूटर के अंदर, सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल किया गलती से, भाई किसी बच्चे ने अनइंस्टॉल कर दिया, मजे मजे कह रहा मेरा मन कर रहा है इंस्टॉल करने का, ले डिलीट डिलीट कर दिया, तो भाई अब क्या हुआ? इतनी मेहनत, पूरे सालों की मेहनत, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये सब बने थे, जो पूरा रिकॉर्डिंग करी थी वो सारे, तो इसका मतलब बैकअप प्रोसीजर भी है। सिंपल बैकअप प्रोसीजर, हाउसकीपिंग सेक्शन प्रोवाइड अ मेन्यू बैकअप, एक मेन्यू और होगा, जैसे मेन्यू होता है फाइल ऐड करना वगैरह, तो एक मेन्यू हेल्प का होता है, तो एक मेन्यू बैकअप का। बैकअप पे जाओ, क्रिएट बैकअप पे क्लिक करो, बैकअप हो जाएगा पूरा पूरा। The backup can be taken in CD और हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क अपने कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क रहती है उसके बारे में, और सीडी में भी आप बैकअप ले सकते हो, सिंपल है। तो सीडी में या पेन ड्राइव में ले लो बैकअप, क्योंकि सीडी और पेन ड्राइव में फायदा ये होता है कि हार्ड डिस्क अगर वायरस आएगा तो पूरे कंप्यूटर को अफेक्ट करेगा ना, तो इसलिए सीडी और पेन ड्राइव में लेना बेटर रहता है। वेरी इफेक्टिव और स्मॉल बिजनेस यूटिलिटीज, ये मैंने आपको पहले बता दिया, छोटे मोटे बिजनेस के लिए वेरी इफेक्टिव रहता है, क्योंकि चीप रहता है, बहुत सिंपल रहता है और ज्यादा खर्चा भी करना नहीं होता है इसके अंदर, और सब कुछ बातें मिल जाती है, और नए नए अपडेट भी आ जाते हैं, फीचर जो नए आ रहे थे वो भी आ जाते हैं, तो हमें ज्यादा बड़े बिजनेस में हमें ज्यादा ट्रांजेक्शन होना होती है, छोटे और मीडियम साइज के बिजनेस में ज्यादा ट्रांजेक्शन होती है, बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन होती है, छोटी मोटी ट्रांजेक्शन वो ये बात कवर कर लेता है, इसलिए इसके लिए वेरी इफेक्टिव है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या क्या है? डज नॉट कवर peculiarities of this specific business, क्या मतलब हुआ? A standard package may not available to take care of the complexity of specific business। बहुत सिंपल बात है, मानो जो बड़ा बिजनेस होते हैं, बड़े बिजनेस के लिए डिसएडवांटेज इसलिए है क्योंकि बड़े बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन करोड़ों में होती है, करोड़ों में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन होती है, इतनी ट्रांजैक्शन को कॉम्प्लेक्स बन जाता है, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, तो उतनी ट्रांजैक्शन का स्पेसिफिक बिजनेस जो अलग अलग छोटे छोटे स्पेसिफिक, छोटे छोटे नहीं कह रहा हूँ, जो बड़े बिजनेस होते हैं स्पेसिफिक बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती है, बड़े बड़े ट्रांजैक्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन होती है, वो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर पाता ज्यादातर, क्योंकि इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन नहीं होती, इसलिए उनको सेट नहीं करा, तो छोटे टाइप के बिजनेस के लिए, तो बड़े बिजनेस के लिए अवेलेबल नहीं है। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द स्पेसिफिक मतलब बड़े बिजनेस के लिए जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको टेक केयर नहीं कर पाता, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन करोड़ों में होते हैं। रिलायंस कंपनी के तो 1 करोड़ शेयर होल्डर है भाई, 1 करोड़ से ज्यादा ही है, तो 1 करोड़ शेयर होल्डर, तो उनको अगर डिविडेंड भी देंगे तो 1 करोड़ ट्रांजैक्शन होगी भाई, ठीक है। अब पता नहीं कितने शेयर होल्डर है, इतना ध्यान नहीं है, पर एक टाइम पे 1 करोड़ शेयर होल्डर थे। अब अगर उनके डिविडेंड भी देते हैं ना सर, डिविडेंड भी देते हैं आपके पास, तो आपके पास उनको डिविडेंड भी देंगे, तो एक एग्जांपल, जैसा एग्जांपल ले रहे हैं, मान लो टाटा कंपनी के मान लेते हैं 2-3 करोड़ शेयर होल्डर है,
जब 5 लाख 10 लाख 50 लाख कितने मिलेगा, अगर उनको डिविडेंड भी बांटेंगे इंटरेस्ट भी देंगे उनके सेव पैसे में तभी 5-10 लाख ट्रांसफर तो यही होगी, तो कैसे करेगा भाई। तो इसलिए कॉम्प्लेक्स रह जाता है, उसको कवर नहीं कर पाता, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को स्पेसिफिक बिजनेस की कवर नहीं कर पाता, क्योंकि बने ही छोटे मोटे बिजनेस के लिए तो डिसएडवांटेज होगा बड़े बिजनेस के लिए। डज नॉट कवर ऑल फंक्शन एरिया, हर फंक्शन एरिया को कवर नहीं कर पाता। जैसे कि मान लेते हैं एक कंपनी है, उसके अंदर मान लो 5 डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन, परचेज, सेल, मार्केटिंग, लॉ, लीगल डिपार्टमेंट, तो 5 डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। 5 डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर खरीदने से एक सॉफ्टवेयर में 5 डिपार्टमेंट का प्रोसेस बन सकता है। तो मान लेते हैं जब ऐसा होता है, जो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर क्या होता है दोस्तों, स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है, एक डिपार्टमेंट के अंदर जो सॉफ्टवेयर चल रहा है वही सॉफ्टवेयर हर डिपार्टमेंट के अंदर चलेगा। मैं कंपनी में काम करता था, वहां पर एक सॉफ्टवेयर था, वहां पर सर्वर नेम बनाना होता था, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट तो फाइनेंस डिपार्टमेंट का सर्वर नेम डालते तो फाइनेंस डिपार्टमेंट वाला डाटा खुल जाता था। वही सॉफ्टवेयर अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट डालेंगे तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का डाटा भी खुल जाएगा। तो एक ही सॉफ्टवेयर में सारे डिपार्टमेंट का डाटा स्टोर हो जाता है, तो वो सारे फंक्शन आप कवर नहीं कर पाता। बहुत सारे फंक्शन होते हैं, फंक्शन अलग अलग एरिया, जैसे कि द पैकेज माइट नॉट कवर ऑल फंक्शन एरिया सच एज प्रोडक्शन प्रोसेस। एक लाख एग्जांपल, मान लो मार्केटिंग प्रोसेस का नहीं कर पा रहा, या फाइनेंस का, मेनली जो काम होता है टैली वो फाइनेंस के अंदर, पर मार्केटिंग के अंदर भी प्रोडक्शन का काम नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, फंक्शंस होते हैं जो नहीं कर पाता। जब आप प्रैक्टिकल लैब के अंदर जाओगे ना, तब आपको पता चलेगा भाई ये सॉफ्टवेयर में ये डिसएडवांटेज का मतलब यही हो नहीं रहा। जैसे टीडीएस का भरना पड़ता है, मैं सॉफ्टवेयर के अंदर था, मैं जब कंपनी के अंदर ट्रेनिंग कर रहा था दोस्त, तो कंपनी के अंदर मैं काम ट्रेनिंग कर रहा था, तो वहां पर टीडीएस के लिए अलग सॉफ्टवेयर था और रिकॉर्डिंग के लिए अलग था। तो अगर स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होते हैं तो टीडीएस वाला फंक्शन भी कवर कर लेता। तो ये बता रहा हूँ कि टीडीएस के लिए अलग सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ा कंपनी को, और कंपनी को रिकॉर्डिंग करने के लिए अलग सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ा। तो ये देखो, ये दोनों एक ही में मर्ज रहता है अगर कस्टमाइज करवाते हैं आप। ये आप हर एक फंक्शन को कवर नहीं कर पाना, टीडीएस भरना पड़ता है ना, मैं वो कवर नहीं कर पाता। कस्टमाइज मे नॉट बी पॉसिबल। आप खरीद के लाए, आप कह रहे हो कि भाई मेरे में ये ऐड कर दो फीचर, मेरे में ये ऐड कर दो फीचर, ये ऐड कर दो, ये नहीं हो पाएगा इसके अंदर, कस्टमाइज पॉसिबल नहीं है। लैक ऑफ सिक्योरिटी, देखो आप जब सॉफ्टवेयर सस्ता है तो सिक्योरिटी भी सस्ती लेवल की होगी, इसलिए सिक्योरिटी जनरली मिसिंग इन प्रीपैकेज्ड अकाउंटिंग पैकेज सिंस एनी पर्सन कैन व्यू डाटा ऑल कंपनी विद अ कॉमन एक्सेस पासवर्ड। बिल्कुल ऑब्वियस ही बात है। मेरी कंपनी के अंदर मैं बात कर रहा हूं, तो वहां पर एक टैली सॉफ्टवेयर था, वहां पर क्या होता था, आपके पास सर्वर नेम डालना पड़ता था और सर्वर नेम के बाद नीचे पासवर्ड डालना पड़ता था। मैंने अपने सर से पूछ लिया भाई सर्वर नेम पासवर्ड, मैंने सर्वर नेम पासवर्ड डाला, लो अच्छे रखने का कुछ गलती हो गई। हाँ वो अलग बात है, सर ने फिर बोला है कि हाँ, तो वो अलग चीज है, बोलना अलग चीज है, पर सोचो ना कि मैंने सर्वर नेम और पासवर्ड डालते ही मेरे को कंपनी का पूरा डाटा जो अभी तक जिंदगी में जितना रिकॉर्ड हुआ था सब आते मेरे हाथ में। तो लैक ऑफ सिक्योरिटी है दोस्तों, लैक ऑफ सिक्योरिटी है, ठीक है। तो डाटा अगर आपको इस केस के अंदर आपको अगर क्या मिल जाए, आपको अगर कॉमन पासवर्ड जो डाला गया है वो पासवर्ड और सर्वर नेम मिल जाए, लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाए, तो आप उस डाटा को एक्सेस कर सकते हो। सिक्योरिटी थोड़ी लैक ऑफ सिक्योरिटी, लैक ऑफ सिक्योरिटी में कमी है। बग्स, बग्स इन सॉफ्टवेयर, देखा आपने एक बग्स का मतलब क्या होता है दोस्तों। कभी कभी आप जब फोन लेते हो ना, फोन, तो जब फोन के अंदर नया अपडेट आता है तो आपने कभी देखा होगा कि नए अपडेट आने से ना कुछ प्रॉब्लम्स आती है, फिर छोटे छोटे अपडेट आते हैं, छोटे छोटे अपडेट आते हैं। बग्स मतलब होता है जो भी इश्यूज अपडेट होने के बाद, अपडेट आया किसी फोन के अंदर, उसके अंदर अपडेट के अंदर कुछ इशू ऐसे हैं जो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया, कुछ रह गए अपडेट, कुछ रह गए, तो वो क्या करते हैं, पूरे सिस्टम को प्रॉब्लम करने लग जाते हैं, पूरे फोन को प्रॉब्लम कर लेता है, हैंग करने लग जाता है, ये सब करने। तो कंपनी क्या करती है, छोटे छोटे प्रॉब्लम डालती रहती है, बग्स डालती है। बग्स मतलब इशू, छोटे छोटे इशू को सॉल्व करवाती है, तो वो इशू डाल देती है। तो बग्स इन अ सॉफ्टवेयर, बग्स मतलब छोटे मोटे इशू रह जाते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, वो कंपनी अपडेट दे नहीं पाती इतना। तो कस्टमाइज के अंदर तो कभी जब मर्जी बुलाया उसको, भाई ठीक कर इसको, कस्टमाइजर पैसे लगाया ठीक करवा इसको। तो बग्स इसमें यहाँ पर दैट सर्टेन बग्स मे बी रिमेन इन अ सॉफ्टवेयर व्हिच टेक लॉन्गर टू रेक्टिफाई द वेंडर इन अ कॉमन इनिशियल ईयर ऑफ द सॉफ्टवेयर। भाई मान लेते हैं हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर बग्स आए, मैंने सॉफ्टवेयर कंपनी वालों को बोला, मैंने कहा सर इसमें ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, इसमें थोड़ा वो खुलते ही एक बार खोल रहा है बंद हो जा रहा है, जब दोबारा खोला तब खोलना, मतलब एक बार खोलने पे नहीं खोल रहा, 2 बार खोलने पे खोल रहा है, ये बग्स होते हैं। मतलब थोड़े बहुत छोटे मोटे इश्यूज जो होते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, उनको बग्स कहते हैं, बग्स। तो वो चीज कंपनी के अंदर रेक्टिफाई करने में, वेंडर को रेक्टिफाई करने में बड़ा टाइम लग जाता है, बग्स रह जाते हैं, स्टिल रिमेनिंग रह जाते हैं, टाइम लग जाता है। तो ये कहीं ना कहीं इसमें लैक ऑफ डिसएडवांटेज है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपके पास 7 पॉइंट हमने पढ़ा डिसएडवांटेज ऑफ प्री पैकेज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। समझ में आ गया, नॉर्मल है। कह रहा कंसीडरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब यहां से लेकर, मैंने कहा दिया था यहां से लेकर नीचे के जितने पॉइंट है ना, कंसेप्ट सारे इंपॉर्टेंट है, सब आपको याद करना है। याद क्या करना, पॉइंट याद करो ना, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। कह रहा कंसीडर मतलब ध्यान में रखना फॉर सेलेक्टिंग ऑफ प्री पैकेज अकाउंटिंग। जब भी आप प्री पैकेज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को सेलेक्ट करने जाओगे किसी भी दुकान में, किसी वेंडर के पास, तो नीचे दी गई बातों को ध्यान में रखते हुए चलना। ये बातें ध्यान में रखते ही आप सॉफ्टवेयर को खरीदना। ऐसे कहने की जरूरत, कौन सी बातें ध्यान में रखनी है, ये 6 बातों का ध्यान में
रखना, तभी आप सॉफ्टवेयर खरीदना, अदरवाइज मत खरीदना, फिर वो बेकार हो जाएगा आपके लिए। क्या कहता है फुलफिलमेंट, सबसे पहले आप देखो कि ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर आपकी बिजनेस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है नहीं कर रहा। देखो द परचेजर शुड इंश्योर दैट वेदर अवेलेबल सॉफ्टवेयर मीट ऑल द बिजनेस रिक्वायरमेंट। आपका छोटा बिजनेस है कोई दिक्कत नहीं, आपका मीडियम बिजनेस है कोई दिक्कत नहीं, बट जो भी बिजनेस है आप कोई सॉफ्टवेयर खरीदने जा रहे हो, आप कोई पैसा लगा, अब सस्ता है तो क्या पैसे तो लग ही रहे ना, 10-15 हजार रुपए का आएगा, 5-10 हजार का तो आता ही है, 5-10 हजार रुपए का सॉफ्टवेयर खरीदोगे आप, 5-10 हजार कम होते हैं, 5-10 हजार तो लग ही रहे हैं, अब उस पर लग रहे हैं तो आप ये तो देखोगे भाई जो सॉफ्टवेयर खरीद रहा हूँ, मैं सॉफ्टवेयर खरीद रहा हूँ, मेरा सॉफ्टवेयर में मेरा बिजनेस की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर ही नहीं पा रहा, तो काय बात का सॉफ्टवेयर खरीदा भी तो वेस्ट तो मनी है। तो पहले आप ये देख लो कि ये सॉफ्टवेयर जो आप खरीद रहे हो, पहले ये देखो कि आपके बिजनेस की हर रिक्वायरमेंट को पूरा करना है, अगर कर रहा है तो खरीदो, पहले पॉइंट ये देखना है। दूसरा completeness of report, मतलब the purchaser should ensure that the where available software are can provide all the report required by the business। मतलब बिजनेस के अंदर ऑडिट रिपोर्ट होती है, बिजनेस के अंदर फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है, कि ये फाइनेंशियल रिपोर्ट ऑडिट रिपोर्ट के बारे में भी कुछ बताता है, कंप्लीट रिपोर्ट देता है या नहीं देता, आप उसके बारे में भी देखो। इसके बाद क्या ये इजी टू यूज है या नहीं है, क्या परचेजर शुड इंश्योर, देखो हर बार ये लग रहा है परचेजर शुड इंश्योर, परचेजर को ध्यान में रखना है क्या, वेदर द अवेलेबल सॉफ्टवेयर इजी टू ऑपरेट, क्या ये सॉफ्टवेयर जो आप खरीद रहे हो ये इजी आसान है ऑपरेट करने के लिए, होता है हाँ। कॉस्ट देखो, कॉस्ट द सॉफ्टवेयर शुड हैव इन्वॉल्व वेरी हाई इंस्टॉलेशन एंड रनिंग कॉस्ट, क्या जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर हाई इंस्टॉलेशन कॉस्ट नहीं आनी चाहिए, उसको चलाने की कॉस्ट। अब देखो सॉफ्टवेयर जब खरीदते हो तो उसके अंदर अपडेट्स आते हैं, तो सालाना कुछ आपको रिन्यू कराने के लिए कुछ छोटी-छोटी पेमेंट करनी पड़ती है, तो वो देखो क्या इंस्टॉलेशन और रनिंग के लिए अलग से कॉस्ट तो नहीं होती, तो ये सब देखो कि नॉट इन्वॉल्व, ज्यादा हाई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए इंस्टॉलेशन में, और रनिंग चलाने के लिए कॉस्ट ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, ठीक है। रेपुटेटेड ऑफ द वेंडर, पहले ये देख लो जिससे आप खरीदते हो उसका नाम चलता है नहीं चलता, क्या वो ऐसे छोटा मोटा वेंडर तो नहीं है कि बेकार सा प्रोडक्ट दे रहा है, रेपुटेटेड वेंडर है या नहीं है, सो इंश्योर दैट द वेंडर हैड अ गुड रेपुटेशन एंड गुड ट्रैक इन रिकॉर्ड इन और नॉट, ये चेक कर लो कि भाई रेपुटेशन कितना सिंपल है भाई, क्या है 7 के 7 नंबर मिलेंगे, कुछ भी तो नहीं है इसके अंदर, क्या रेगुलर अपडेट मिलेगा नहीं मिलेगा वो देख लेना, बस सिंपल है। तो क्या करना, 5-6 बातें हैं, पहले बताओ कौन सी, जब भी आप ये सॉफ्टवेयर खरीदोगे तो 6 बातों का ध्यान रखना है। पहला, क्या अपनी बिजनेस की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है, ठीक है, क्या ये अपनी रिपोर्ट को कंप्लीट पूरा रिपोर्ट कंप्लीट करके देता है, तीसरा इजी टू यूज है, चौथा कॉस्ट कैसी लग रही है, हाई तो नहीं लग रही, पांचवा आपके पास रेपुटेशन देखना वेंडर की, भाई वेंडर की गुड रेपुटेशन है नहीं मार्केट के अंदर, ये बेकार रेपुटेशन है, और लास्ट देखना कि भाई इसके अंदर रेगुलर अपडेट देगा नहीं देगा वेंडर। अगर 6 बातों का ध्यान रखोगे तभी आप सॉफ्टवेयर को खरीदना, मतलब सिंपल है। 7 नंबर का आया था, बताओ क्या सिंपल है या नहीं, बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। अब पढ़ेंगे कस्टमाइज, कस्टमाइज का मतलब क्या होता है, देखो सिंपल है, छोटा सा खत्म हो गया। कस्टमाइज का मतलब क्या होता है, कस्टमाइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का मतलब बताया है कि आप अपने बिजनेस की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए, अपने बिजनेस की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए इसको बनवाओ, डेवलप करवाओ। तो कस्टमाइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इज वन which is developed on the basis of specific requirement of the organization, organization की जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए इसको डेवलप कराओ, पहले से रेडीमेड मत खरीदो, करवाओ बनवाओ इसको, दैट इज कॉल्ड कस्टमाइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। feasibility study is first made before the decision to be develop a software is made। feasibility पहले डेवलप, सॉफ्टवेयर को डेवलप करने से पहले उसके बारे में स्टडी कर लो कि क्या क्या चीज आपको डलवानी है, क्या क्या चीज ऐड करनी है, तो feasibility स्टडी कर लो, पहले पढ़ लो, पहले ध्यान में लो, पूरा लर्निंग ले लो कि आपको सॉफ्टवेयर डेवलप कराने से पहले, डेवलप मत करो डायरेक्ट जाकर, पहले डेवलप कराने से पहले फिजिबिलिटी स्टडी ले लो, क्या भाई पूरा सब ध्यान में चेक कर लो कि भाई हमारे बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीज में ऐड करनी है, क्या क्या चीज नहीं डालनी फालतू की, क्या क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या कंपनी का नाम कब आना चाहिए कब नहीं आना चाहिए, डेट आनी चाहिए, नरेशन अपने आप हो जनरेटर में, ये सब चीजें फिजिबिलिटी स्टडी कहता है। द लाइफ साइकिल of customer accounting software begin with the organization provide the user requirement based on the user requirement system and like prepare the requirement specification which is given for the approval by the user management। बड़ा सिंपल क्या है, कहता है जो लाइफ साइकिल होती है कस्टमाइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की, कस्टमाइज अकाउंटिंग देखो पढ़ो दोबारा, द लाइफ साइकिल ऑफ द कस्टमाइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बिगिन विद द ऑर्गेनाइजेशन, जिस दिन से ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होती है उस दिन से ये सॉफ्टवेयर की लाइफ भी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशन खोलोगे, जब कोई कंपनी खोलोगे, जब कोई कंपनी खोलोगे मेरे दोस्तों तभी तो सॉफ्टवेयर लोगे, तभी तो सॉफ्टवेयर लोगे, तो कंपनी खोली सॉफ्टवेयर लिया, ठीक है, जिस दिन से इस लाइफ साइकिल का वो कस्टमाइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की, जिस दिन से कंपनी गेन होगी उस दिन से सॉफ्टवेयर भी चलने लगेगा। प्रोवाइडिंग द यूजर रिक्वायरमेंट भाई जो बंदे इसका काम करेंगे उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करना चाहिए, बेस्ड ऑन द यूजर रिक्वायरमेंट सिस्टम एंड लाइक टू प्रिपेयर अ रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। फिर क्या करेगी, यूजर मैनेजमेंट जो होती है, यूजर मैनेजमेंट कौन होता है, जो इन बातों का ध्यान रखता है कि क्या क्या चीज के अंदर आ रही है, वो एक लिस्ट बनाएगी, उसके अंदर डालेंगे भाई ये बात इसके अंदर होनी चाहिए, ये चीज होनी चाहिए, ये चीज होनी चाहिए, सबसे जो बंदे जो अकाउंटेंट होंगे उनसे पूछेगा भाई क्या क्या ऐड होना चाहिए बता दो, हम ऐड करवा लेंगे, आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर देंगे, क्योंकि अकाउंट तो आपको मेंटेन करना है, मैनेजमेंट तो सिर्फ मैनेज कर रहा है।
आपको अकाउंटेंट का तो जो जो चीज अकाउंटेंट बोलेंगे, जो जो इनका यूजर होते हैं, जो इनको यूज करेंगे, वो बताएंगे भाई ये चीज है, तो उसकी क्या बनाएंगे, प्रिपेयर करेंगे रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन लिस्ट और उसको अप्रूव करवाएंगे, यूजर मैनेजमेंट से अप्रूव होकर, और जैसे अप्रूव होगी उसको डाल देंगे। तो एकदम ही नहीं बना देंगे, पहले बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, पहले स्टडी कर लो क्या क्या डलवाना है क्या नहीं, फिर अकाउंटेंट से पूछ लो, लिस्ट बना लो, लिस्ट बना के अप्रूव कराओ मैनेजमेंट से, और फिर जाकर आप उसको डेवलप कराओ। वंस द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन इज अप्रूव्ड, एक बार जितनी रिक्वायरमेंट डालनी है वो अप्रूव हो जाती है, द डिजाइन प्रोसेस बिगिन। फिर देखना कि डिजाइन कैसे बनाना है सॉफ्टवेयर का, आपका लोगो होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बढ़िया सा डेवलपमेंट, टेस्टिंग देखना, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द अदर कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम डेवलप इन द लाइफ साइकिल, सब कुछ देखना। फिर एक बार अगर रिक्वायरमेंट तो फिर डिजाइन देखना कैसे बनाना है, डिजाइन करके फिर टेस्टिंग करना, डेवलपमेंट प्रोसेस देखना उसका, टेस्टिंग देखना, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी कंपनी के अंदर, वो सब ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, भाई कैसे हम सॉफ्टवेयर को चलाएंगे, हमें थोड़ा पता है, हम तो बनवा रहे हैं, हमें तो पता कैसे चलेगा, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, ये सब ये चीज आपके पास उसके अंदर कस्टमाइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर 4 पॉइंट को 100% पूरे नंबर मिलेंगे दोस्तों। इसके बाद भाई आपके पास रह गए दो चीज, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। क्या फायदे होते हैं कस्टमाइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के? फंक्शनल एरिया, जो जो मेन एरिया है व्हिच आर नॉट कवर, जो प्री पैकेज सॉफ्टवेयर कवर नहीं करता, जिसका डिसएडवांटेज था वो इसका एडवांटेज है। जो प्री पैकेज सॉफ्टवेयर कवर नहीं करता वो ये कवर कर लेता है। द इनपुट स्क्रीन कैन बी टेलर्ड टू मेक मैच द इनपुट डॉक्यूमेंट टू इजी ऑफ डाटा एंट्री। कहता है इनपुट स्क्रीन कैन बी टेलर मेड टू मैच द इनपुट डॉक्यूमेंट ऑफ द इजी ऑफ डाटा। क्या मतलब है? इनपुट स्क्रीन कैन बी टेलर मेड, क्या मतलब है? जो भी चीज आप डालोगे वो टेलर मेड होगी, टेलर मेड होगी। और जो इनपुट डॉक्यूमेंट है दोस्तों, इनपुट डॉक्यूमेंट मैच विद द इनपुट, मान लो आपने कोई एंट्री पास करी, आपने कोई एंट्री पास करी और आपने जब एंट्री पास करी उसके अंदर जो उसके बाद एक्सट्रैक्ट करा पीडीएफ फॉर्मेट में निकाल तो चेक करा आपने भाई ये और ये सेम है नहीं, तो ये चीज आपके पास जो भी आप चीज उसके अंदर डलवा रहे हो, ठीक है, जो भी आप चीज उसमें डलवा रहे हो टेलर मेड होता है। आप कोई भी चीज डलवा सकते हो, कोई भी रिपोर्ट का अपना नाम डलवाना वो डलवा लीजिए। इजी ऑफ डाटा एंट्री, अगर आपको डाटा एंट्री इजी करनी है, मान लो भाई मैं आज की एंट्री पास कर रहा हूँ तो आज की डेट होनी चाहिए, या मैं डेट को कस्टमाइज करने का प्रोसेस होना चाहिए, जीएसटी अपलोड, जीएसटी रिटर्न अपने आप अपलोड हो जानी चाहिए, ये सब प्रोसेस, ये चीजें प्रोसेस के अंदर होता है कि इनपुट स्क्रीन कुछ भी डलवा सकते हो आप। इट में प्रोवाइड एमआईएस रिपोर्ट, एमआईएस मतलब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, आगे जाके फाइनल पढ़ोगे एमआईएस क्या होता है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होती है एज पर द स्पेसिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन। एमआईएस रिपोर्ट भी होती है दोस्तों, ये भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये हम आगे जाकर सीएमए फाइनल के अंदर पढ़ा जाएगा। मतलब एमआईएस इसका फुल फॉर्म होती है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, और ये आपको पढ़ना पड़ेगा एसएम में, एसएम में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये इंटर ग्रुप 2 के अंदर ओएमएस में पढ़ोगे ना तो एसएम के अंदर आएगा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, कॉस्टिंग पार्ट होता है रिलेटेड। तो एक मैनेजमेंट रिपोर्ट होती है, एमआईएस रिपोर्ट होती है, वो भी स्पेसिफाई करवा सकते हैं भाई। It facilitates the use of barcode scanner, barcodes as an input device suitable for the specific need for individual organization. क्या ना भाई हमें ऐसा चाहिए कि भाई हम बार-बार इंस्टॉल हो जाए तो बारकोड स्कैनर हो जाए, बारकोड इंस्टॉल भाई अब स्कैन करा आपके पास ऑटोमेटिकली स्कैनर का ऑप्शन भी होना चाहिए, मेनली ये कहने की कोशिश कर रहा है। इनपुट डिवाइस सुटेबल फॉर ए स्पेसिफिक नीड फॉर एन इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल के लिए इस डिवाइस के अंदर बारकोड स्कैनर हो। भाई स्कैन करा, मान लो ऐसा बारकोड स्कैनर का मतलब क्या होगा, मान लो आपने स्कैन करा भाई ये पर्टिकुलर पीडीएफ फाइल एक्सट्रैक्ट हो, आपने स्कैन करा आपके फोन में आ गई। बहुत सारी चीजें होती है, टेक्निक्स है भाई, डेवलप सॉफ्टवेयर कहां से कहां पहुंच गए आपको पता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सॉफ्टवेयर है नहीं ऐसा, आप स्कैन करो, आपने देखा होगा, आपने बीच में सॉफ्टवेयर एक फोन आता है भाई यहाँ से ये फोन पर टच करो, यहाँ से यहाँ फाइल ट्रांसफर हो जाती है, टेक्निक देखो क्या स्कैन, ये तो फिर टच करा, जब स्कैन से आप पेमेंट कर सकते हो, स्कैन से अपनी फाइल ट्रांसफर नहीं करवा सकते, करा सकते हैं। तो बारकोड स्कैनर की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इट कैन सुटेबल मैच विद द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। बात तो कहता है कि भाई जब आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो आपके बिजनेस के स्ट्रक्चर से मैच करेगा नहीं करेगा, करेगा, ऑब्वियस सी बात है। कह रहा है इट कैन सुटेबली मैच द विद द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, का स्ट्रक्चर से मैच करता है। क्यों करता है? क्योंकि भाई हम कंपनी के स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए ही सॉफ्टवेयर को बनाते हैं, तो मैच तो करना है ही। पर इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? कहता है रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन आर इनकम्प्लीट। हम कहते हैं ना कि जितनी चीज डालो उतना कम है, ऐसी ऐसी इसके अंदर है। भाई क्या क्या बात है हमें नहीं पता, पर और भी बातें हो सकती है। हम जो चीज डलवा रहे हैं क्या पता वो इनकम्प्लीट हो, और भी बहुत कुछ डल सकता है, और भी नई नई चीजें डल सकती है। तो रिक्वायरमेंट जो स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट है तो वो इनकम्प्लीट हो सकती है। क्यों? कि भाई जितनी चीज डालना उतना कम रहता है हमेशा। हम तो चाहते हैं सब कुछ डालो, भले यूज हो या नहीं हो, डाल दो भाई इसके अंदर, क्या पता आगे यूज है, हमें पता नहीं है, और भी डल सकता है जो कि हमें नहीं पता। तो इसलिए कहा इसके कुछ डिसएडवांटेज है, क्योंकि प्री पैकेज में तो डाल नहीं सकते, प्री पैकेज में तो डाल नहीं सकते, पर इसमें डालने का ऑप्शन है भाई, कोई भी चीज कोई भी फीचर आप ऐड करवा सकते हो, पर कंप्लीट रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन आर इनकम्प्लीट। क्यों रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन इनकम्प्लीट इसलिए रहती है कि जितनी चीज डलवाई हमें उतनी, हमें तो हमारे सबसे कंप्लीट है। मान लो एक बंदा है, आपने कहा अरे यार तुमने ये नहीं डलवाया इसके अंदर, ये तो आना चाहिए, तो इम्पोर्टेंट है। मैंने कहा यार ये तो ये नहीं डलवाया, मुझे ध्यान नहीं दिया। एक बंदा है कह रहा ये भी नहीं इसके अंदर, तो ये भी नहीं, फिर और आगे और रिक्वायरमेंट आ गई। तो हमेशा रिक्वायरमेंट क्या रहती है, स्पेसिफिकेशन इनकम्प्लीट रहती है।
हर कोई बंदा आएगा डालते रहेगा। दूसरा, बग्स में सॉफ्टवेयर बीइंग इनएडुकेट टेस्टिंग, बग्स में रिमेन इन सॉफ्टवेयर बिकॉज ऑफ इनएडुकेट टेस्टिंग। मतलब जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो टेस्टिंग इनएडुकेट जितनी होनी चाहिए उतना नहीं करते और इसमें बग्स रहते हैं, छोटे मोटे इश्यूज रह जाते हैं। तो बग्स तो दोनों में रहते हैं, देखो हर सॉफ्टवेयर के अंदर बग्स इश्यूज रहते हैं छोटे मोटे, वो टाइम टू टाइम ठीक होते रहते हैं। जब वो ठीक होते हैं तो और आ जाते हैं, फिर वो ठीक होते हैं तो और आ जाते हैं, आते रहते हैं, ठीक होते रहते हैं, नए नए अपडेट आते रहते हैं, उसमें बग्स अभी भी रहते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में नॉट कंप्लीट, डॉक्यूमेंटेशन में नॉट कंप्लीट, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ भाई जो भी डॉक्यूमेंट्स आप इसके अंदर प्रिपेयर करोगे वो कंप्लीट नहीं माने जाएंगे, कंप्लीट नहीं होंगे। डॉक्यूमेंटेशन मे नॉट कंप्लीट, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कैसे नहीं हुआ? मे नॉट कंप्लीट, इसका मतलब क्या हुआ? भाई देखो आप किसी सॉफ्टवेयर के अंदर काम कर रहे हो, ठीक है, वहां पर उसने डॉक्यूमेंट निकाले, कुछ ऐसी चीजें रह जाती है जो इनकम्प्लीट रहती है। मान लो भाई आपने जीएसटी नंबर डाला, इसके अंदर नहीं हुआ, या आपने जीएसटी नंबर डाला था पर इस डॉक्यूमेंट के अंदर नहीं हुआ, तो डॉक्यूमेंट से कहीं ना कहीं इसके अंदर डिसएडवांटेज रहता है। हर बार नहीं, देखो हर बार नहीं रहता है, कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी किसी डॉक्यूमेंट के अंदर जीएसटी नंबर नहीं आ रहा या कंपनी का नाम ढंग से नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं बग्स रहते हैं, इस वजह से ये इशू आ रहा होता है। तो डॉक्यूमेंटेशन नॉट इनकम्प्लीट, मे नॉट कंप्लीट का मतलब यही हुआ कि कभी कभी होता है, ऐसा नहीं कि हर बार। भाई कस्टमाइज कराया तो हर बार थोड़ी ना होगा, तो प्रॉब्लम फिर सीरियस प्रॉब्लम, छोटे मोटे बग्स की वजह से डॉक्यूमेंटेशन इनकम्प्लीट रह जाता है। कहता फ्रीक्वेंट चेंज कर सकते हो आप, मेक सिस्टम विद इनएडिक्वेट चेंज मैनेजमेंट प्रोसीजर मे रिजल्ट इन अ सिस्टम कंप्रोमाइज। मतलब फ्रीक्वेंट चेंज नहीं कर सकते। फ्रीक्वेंट चेंज का मतलब क्या हुआ? देखो जैसे कि मैंने कहा एक यूजर आया, उसने कहा भाई देखो इसके अंदर ये ना होकर ये होना चाहिए था। उसने किसी सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ रिस्पॉन्ड बताया, उसने कहा भाई देखो ये फीचर ऐड ना होने के बाद इसका कुछ एडवांस फीचर आ चुका है मार्केट के अंदर, ये होना चाहिए था। अब पहले ये जाएगा मैनेजमेंट के पास, मैनेजमेंट को अप्रूव करेगी, अप्रूव होने के बाद जाएगा वेंडर के पास, वेंडर को कहेगा भाई। तो फ्रीक्वेंट चेंज नहीं कर सकते, सब पूरा लंबा प्रोसेस है, चेंज होगा होगा पर लंबे प्रोसेस है, बहुत टाइम लग जाएगा इसको, इसलिए फ्रीक्वेंट नहीं कर सकते, एक साथ जल्दी से चेंज नहीं कर सकते। मेक सिस्टम विद इनएडुकेट चेंज मैनेजमेंट इनएडुकेट मतलब अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि भाई ये फीचर हटाकर दूसरा लगा दो, तो पहले मुझे मैनेजमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, फिर ऑनर से अप्रूवल लेना पड़ेगा, फिर वेंडर के पास जाना पड़ेगा, तो बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंट चेंज नहीं कर सकते, ये इसका डिसएडवांटेज है। Vendor may not be willing to give support, unwilling to give support of the software due to other commitment। क्या मतलब होता है? कभी कभी क्या होता है जब वेंडर प्रिपेयर कर लेता है तो वेंडर क्या होता है फिर कहता है भाई अब तुम्हारा हो गया, अब तुम्हें अपना आप देखना जो देखना है। हाँ कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम आएंगे पर एकदम ही की सपोर्ट नहीं करेंगे आपको, ये नहीं। तो ये क्या होता है जब हम प्री पैकेज बना लेते हैं तो सारा सिस्टम सारा पूरा सर्वर किसको देते हैं? कंपनी के हैंड ओवर पर कर देंगे, आप वो पर्सन रखेगा, वेंडर का लेन देना बहुत कम हो जाता है इसके अंदर। पर जब हम प्री पैकेज खरीदते हैं तो वेंडर को फोन करके कह सकते हैं सर इसके अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है, एक बार आप देख लीजिए और आप चेक कर लीजिए क्या प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो बता देता है, सपोर्ट करता है। पर जब हम प्री पैकेज बनाते, जब हम कस्टमाइज बनाते हैं तो उसके अंदर पूरा का पूरा सर्वर उस सॉफ्टवेयर का हैंड ओवर कर देते हैं कंपनी को, फिर कंपनी देखी कोई प्रॉब्लम आती है वेंडर सपोर्ट तो करता है पर इतनी जल्दी नहीं कर पाएगा, वो चाहता नहीं। भाई कहता था भाई अनविलिंगनेस टू गिव सपोर्ट, नॉट बी अनविलिंगनेस टू गिव सपोर्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर ड्यू टू अदर कमिटमेंट, कुछ अदर कमिटमेंट की वजह से वो सपोर्ट देने के लिए इच्छुक नहीं है, सपोर्ट नहीं देना चाहता। पर ऐसा नहीं होता दोस्तों, ये यहाँ पर नहीं वर्ड आना चाहिए, लाइन नहीं आनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि वेंडर इस केस के अंदर सपोर्ट देता है पर थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग रहता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत टाइम है। प्री पैकेज है ना तो सब कुछ पूरा देखना पड़ता है सर, उसे अलग से उसकी कोडिंग होती है, अलग से उसको बनाने के लिए कोडिंग करी जाती है, किसी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए पीछे से उसकी कोडिंग होती है तब जाकर बनता है, कोड्स डालने पड़ते हैं। ठीक है, वेंडर में नॉट विलिंग टू पार्ट विद द सोर्स कोड, ये काट दो लाइन, ये लाइन काट दो, ये लाइन काट दो, ये लाइन नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, समझा लो। एस्क्रो एग्रीमेंट के बारे में कुछ बताया, एस्क्रो एग्रीमेंट आपको पता नहीं है ना, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जब आप सीखोगे ना तब वहां पर एस्क्रो एग्रीमेंट। कंट्रोल मेजर में भी एडुकेट, कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है सॉफ्टवेयर के अंदर, मेनली देयर मे बी डिले इन कंप्लीशन ऑफ सॉफ्टवेयर ड्यू टू प्रॉब्लम और वेंडर इनएडिक्वेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कहता है भाई अगर हम सॉफ्टवेयर को बनाने लगेंगे तो सॉफ्टवेयर बनाने में टाइम लग जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा। मैनेजमेंट इसको क्या कर सकता है, मैनेजमेंट पहले तो मैनेजमेंट टाइम कंज्यूम करेगा भाई अप्रूवल लेने में, फिर दे दिया वेंडर को, वेंडर कहेगा भाई मेरे पे बहुत सारे प्रोजेक्ट है मैं वो भी कर रहा हूँ ये भी करूंगा, तो बनाने में टाइम लगता है। देखो प्री पैकेज होता तो बने बनाए होते हैं, कॉपी पेस्ट करना होता है, वो एक सीडी में डाला, बहुत सारी सीडी बना ली उसकी, वो दे दिया। पर इनको बनाने के लिए भाई टाइम चाहिए होता है, पूरा सॉफ्टवेयर बनाना पड़ता है, कोडिंग्स करनी पड़ती है, पीछे पीछे बैकग्राउंड लगाना पड़ता है, सब कंपनी का नाम कर करना पड़ता है, तो टाइम कंज्यूम होता है। तो इसलिए वजह से डिले इन कंप्लीशन सॉफ्टवेयर, अगर आप सॉफ्टवेयर आगे बनाने को दो तो जल्दी बन के नहीं आएगा, वो टाइम लग जाएगा, दैट्स कॉल्ड डिले इन कंप्लीशन ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है सर, चैप्टर खत्म हो गया और यहाँ पर एक क्लास के अंदर मैंने चैप्टर आपको फिनिश करवा दिया है। और अगर मैंने कहा कि आपको जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है, फिर भाई इम्पोर्टेंट पार्ट को ध्यान से देखें, ठीक है, इम्पोर्टेंट पार्ट बिल्कुल ध्यान से समझना है आपके पास। आपको पहला याद करना है याला, फर्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 1 याद करो, कॉन्सेप्ट नंबर 2 याद करो, 3 याद मत करना, 4 याद करने की जरूरत नहीं,
याद करना है आपको, ये पेपर में आएगा ही आएगा भाई, पेपर में तो यही तो आते हैं प्री पैकेज, इनके कौन से एडवांस, प्री पैकेज का मतलब एडवांटेज डिसएडवांटेज, फिर क्या है कस्टमाइज कंसीडरिंग, ये भी आता है पेपर के अंदर। मतलब जो मैंने नोट्स आपको दिए है ना, ये सारे इंपॉर्टेंट है, 2-3 चीजें हैं जो मत पढ़ना, 3 चीजें है, मतलब 11 में से 3-4 चीजें नहीं पढ़ना, बाकी पढ़ना है भाई आपको, बाकी आपको सब याद करना है। कॉन्सेप्ट नंबर 11 12 या तो सारा करके जाना, आएगा ही क्वेश्चन, या तो सारा करके जाना भाई, फिर भी यार 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर कम तो लेना होते हैं, एक एक नंबर से फेल हो जाते हैं भाई, 5 नंबर से। अबे है क्या इसके अंदर, ये बताओ ना, आप खुद तो अपने आप से बन के बना के आ सकते हो, बस आपको एक पॉइंट तो याद करने हैं, ये याद कर लो बस एक बार, इनको याद करने में ज्यादा टाइम लग रहा है, इनको याद कर लो, अंदर खुद बना कर आ जाओ भाई, छोड़ना मत इस चैप्टर को अंदर, बहुत ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है जो आपको बहुत भी बेनिफिट देकर देगा। एक चैप्टर है जिसमें ज्यादा मेहनत करनी है पर बेनिफिट कम है, नंबर कम है, इसके अंदर मेहनत बहुत कम, 3 पेज याद करना, उसके अंदर भी 2 पेज 1 पेज छुड़वा दे क्योंकि 3 क्वेश्चन छुड़वा दिए, बाकी आपको 2 पेज याद करने, उसके अंदर मेहनत ज्यादा, मेहनत कम तो मार्क्स ज्यादा, 7-8। देखो तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, और बिल्कुल अच्छे से मैंने चैप्टर को कंप्लीट कराते हैं बढ़िया तरीके से, और आपको भी बढ़िया तरीके से टाइम टू टाइम रिवाइज करना है। पेपर के लास्ट दिन जाकर लास्ट में रिवाइज मत करना, पेपर से 1-2 अभी तो पढ़ा दिया, और टाइम में तो वीडियो देखते रहना, यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा, यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा, फ्री है तो आराम से आप देखिए इसको, जितनी बार देख सकते हो, बस क्या करो स्पीड में देख लो, स्पीड में देख लो, एक बार ये आ जाएगा कि मैंने जो बोला आपको वीडियो रिमाइंड हो जाएगा। आप देखो 1 महीने बाद फिर दोबारा चला लो ये वीडियो देख लो, फिर 1 महीने बाद फिर चला लो, तो क्या रहता है टाइम टाइम याद रहता है, और जितनी बार टाइम करते देखो आज हम पढ़ेंगे, आज मैंने आपको सिखा दिया, सिखाने के बाद ये 2-3 हफ्ते बाद आप भूल जाओगे पूरा पूरा, 2-3 हफ्ते बाद फिर घुमा लो एक बार, क्या है दिक्कत है, यूट्यूब पे जाओ स्पीड पकड़ो 2 की स्पीड बढ़ाओ और ये लग जाओ, फिर आ जाएगा, फिर 2-3 हफ्ते बाद फिर देख लेना, समझ में आ रहा है, तो ऐसे करोगे तो बेनिफिट आएगा, थोड़ी सब्जेक्ट को यही करना चाहिए दोस्तों, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाय बाय, थैंक यू। आज चैप्टर खत्म कर दिया हमने, स्टडी नोट नंबर 11 बढ़िया से, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।